Good morning, everybody, and welcome to this brand new session. आज हम हमारी जो करंट कड़ी चल रही है उसमें एक और नया पहलू जोड़ रहे हैं और ये है कि आज से हम सारे वर्कशॉप्स जो भी हम करेंगे बुकशेयर की ओर से वो आपको YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग देखने को भी मिलेंगे। तो अगर आपके दोस्त के पास Zoom पे लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, अगर आपके दोस्तों को सिर्फ जियो फोन से लॉगिन करना है तो वो जियो फोन से भी डायरेक्ट जूम पे यूट्यूब पे जाके हमारी जो चैनल है इंडिया बुक शेयर के नाम से सर्च करें, इंडिया बुक शेयर। तो उस नाम से जब आप चैनल सर्च करोगे तो आपको वहां पे भी लाइव स्ट्रीमिंग सुनाई देगा। तो आज के वर्कशॉप में लेट अस वेलकम मिस्टर विवेक मेहरा। विवेक जी जो है वो सेज पब्लिकेशंस के सीईओ है। सेज पब्लिकेशंस के बारे में अगर हम बताएं तो ये बहुत बड़ा पब्लिशर है जो बहुत सारी हमारी बुक्स पब्लिश करते हैं। कई सारे हमारी स्कूल्स में भी सेज पब्लिकेशंस की कई सारी किताबें हमने पढ़ी भी होगी हमारे स्कूल टाइम में। सेज पब्लिकेशन के सीईओ के अलावा विवेक जी जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, पर हम आज उनको एक बिल्कुल नए अंदाज में उनसे बातचीत करने वाले हैं क्योंकि ये सीरीज का नाम है एनहांस योर स्किल्स और हम लोग जो बात कर रहे हैं इस सीरीज में वो है किस तरह से हम जॉब्स के लिए तैयारी करें। तो आज के ये विशेष प्रोग्राम में हम विवेक जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक साइटेड व्यक्ति जब इंटरव्यू ले रहा है, जब उनके सामने कोई ब्लाइंड इंटरव्यूई कैंडिडेट आ जाता है, जब उनके सामने कोई ऐसी व्यक्ति आ रही है जो एक साधारण से थोड़ी हटके है, तब एज एन इंटरव्यूअर, एज अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर उनके दिमाग में क्या चलता है? क्या वो उस चीज को नेगेटिवली देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं, क्यूरियोसिटी से देखते हैं, या डर के मारे कि ये क्या हो गया, इसको हम कैसे हैंडल करें? ये सामान्य व्यक्ति के साथ होता है और ये एक इंटरव्यू के टाइम में क्या प्रभाव डाल सकता है, तो एक सामान्य व्यक्ति से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये चीज हम जान सके कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या हो सकता है तो एज अ ब्लाइंड कैंडिडेट हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। अनलेस वी नो what is there or what to expect, we cannot prepare for it. And that is why today we have invited Mr. Vivek Vera, who is the CEO of Sage Publications, to come and speak to us about a sighted perspective of hiring persons. And when he comes across a person with visual impairment, what is the dilemma that goes through his mind? What are the questions that go through his mind? How do people react? And we have specifically requested Mr. Mehra not to talk on a sympathy line. We want his frank views. If he's scared, yes, he's scared. As a sighted individual who has not dealt with persons with blindness, we want his reactions. Good morning to you, Vivek. Welcome. Thank you for joining us. And over to you. Yeah, good morning, Homiya. Thank you very much. मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ सवाल कुछ ऐसे होंगे जो शायद मैं अंग्रेजी में जवाब दे सकूं या मैं कोई बात जो है अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छी से समझा सकूं, तो दैट्स द लिमिटेशन ऑफ माय नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। वो ऐसा नहीं है कि हिंदी के अंदर मैं नहीं बोल पाता या मैं चूज़ नहीं करता बोलने के लिए। तो होमियर से जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि होमियर ये संडे नहीं करते हैं, हम अगले संडे करते हैं, मुझे कुछ समय चाहिए कुछ प्रिपेयर करने के लिए।
तो होमिया ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप बस वही बोलेंगे जो आपको दिखता है, जो आप सोचते हो, जो आप समझते हो, बस आप वही बोलेंगे। तो दो तीन चीजें मैं वैसे करेक्ट करना चाहूंगा। मैं पिछले मेरा ख्याल में शायद 12-13 साल से मैं सैम और होमियर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो जिन्हें मैं विजुअली चैलेंज कहता हूँ कि उनके साथ मेरा उठना बैठना नहीं है या मैंने उनके साथ इंटरेक्ट नहीं किया। मैंने किया है, बहुत जगहों पे हम साथ में काम भी कर चुके हैं। तो मैं दोनों पहलू देख पाता हूँ कि जब एक व्यक्ति जो है वो देख नहीं पाता या उसकी देखने की शक्ति जो है वो कम है, दोनों की तरफ से मैं बात करूंगा, तो वो दुनिया अलग से देखते हैं, वो अलग से दिखते हैं। तो ये पहलू को समझना कि अगर आप अलग से दिखते हो तो दूसरे आदमी का की क्या सोच है या वो क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं इसको जो है एक पर्सनल लेवल से हटा के एक बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे मैं बात करूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे एक जो रिक्रूटर है वो क्या देख रहा है, चाहे पर्सन वहां पे उसके सामने कोई साइटेड पर्सन हो या वो नेत्रहीन हो या उसकी देखने की शक्ति कम हो। तो शुरुआत होती है कि ये इंटरव्यू क्यों है। तो इंटरव्यू जो है वो किसी कारण से है, कोई पोजीशन है जिसे फिल करनी है, कोई काम है जिसके लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, तो इसलिए वो इंटरव्यू हो रहा है। तो उसमें कुछ दो तीन चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं, जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। और सबसे पहली चीज जो एक इंटरव्यूअर देखता है, और चाहे वो मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा कि इट इज फॉर बोथ, वो जिनके पास साइट है और वो जिनकी साइट इम्पेयर्ड है, दोनों के लिए वो कुछ चीजें देख रहा है। एंड सबसे पहले वो ये देख रहा है कि ऑथेंटिक कितना है। ऑथेंटिसिटी यानी ऑनेस्टी। एक पर्सन जो उनके सामने बैठा है वो कितना सच्चा है। एंड सच्चाई के बहुत मायने होते हैं। प्रोफेशनल वर्ल्ड में सच्चाई का मतलब ये है कि जो आप कह रहे हो वही आप हो। तो सबसे पहले वो उस चीज को देख रहा है, और इसको किस तरह से वो भांपते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको जरूर। दूसरा होता है व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश कल्चरल फिट। अब कल्चरल फिट जो है इसकी बहुत सारे पहलू हैं। टीम प्लेयर भी लोग कहते हैं कि टीम प्लेयर होना चाहिए, सबके साथ चलना चाहिए। और दूसरा अगर कोई बात जो बहुत मायने रखती है वो है एटीट्यूड, कि जो काम पे आ रहा है वो किस नजरिए से आ रहा है। वो सीखने आ रहा है, वो सिखाने आ रहा है, वो बदलाव करने आ रहा है। वो जो जब एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, और वो कितना संयम और कितनी आसानी से वो कुछ भी चीज सीख सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हायरिंग एन इंडिविजुअल। खास करके अब तो मैं जूनियर लेवल पे तो मैं कॉन्वर्सेशन में नहीं रहता हूँ, मैं इंटरव्यू में भी नहीं रहता हूँ। लेकिन जब सीनियर लोगों के जब बात आती है और मैं जब अपनी टीम के लिए रिक्रूट करता हूँ सीनियर मैनेजमेंट के लिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे लिए कि वो आदमी या औरत वो कल्चरली कैसे मेरे यहाँ पे फिट होगा। कोई लोग आते हैं कि बस मुझे सारी दुनिया बदलनी है, तो भाई वो जो रिक्रूटर होता है वो तो डर जाता है कि ये तो दुनिया बदलने आया, तो मेरी जो दुनिया बसी बसाई है उसको बदलने में वो उसको आबाद करेगा या उसको उजाड़ देगा। तो ये चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए। हो सकता है कि पहले भी स्पीकर्स ने ये कवर किया हो, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कवर किया, तो मैं अपने नजरिए से आपको जरा समझा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये आपने सुना हुआ है तो प्लीज बेयर विथ मी फॉर अ फ्यू मिनट्स। और तीसरी चीज जो वो देखते हैं वो ये है कि आपकी जॉब के लिए टेक्निकल स्किल्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है। तो नेचुरली जो साइटेड पर्सन है वो एक नज़रिए से एक काम को देखेंगे,
जिनकी विजुअल इम्पेयरमेंट है वो दूसरे नजरिए से देखेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वन इज बेटर देन द अदर, ये कोई ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ, इसमें जरूर सवाल उठेंगे और मैं सवालों को उठाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। लेकिन जब आप एक इंटरव्यू के लिए अगर आपको बुलाया गया है और इंटरव्यूअर को पता है कि आपकी विजुअल शक्ति जो है वो कम है या नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली यही सोचेगा कि इस जॉब के लिए विजुअल शक्ति होना एक प्री रेक्विजिट नहीं है। तो वो बात को जो है उसमें डिबेट करने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो वो आपको बोलने के लिए कहे, और वो जो है सबसे पहले जो है आपका जो सीवी आपने बनाया है वो उसी के ऊपर वो देखेगा कि आप वो सीवी के जो आपने लिखा है क्या असलियत में आप हो या नहीं हो। तो एक कॉमन सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ वो ये है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में बताने के मैं 2-3 आपको टिप्स देता हूँ कि मैं क्या देखता हूँ। तो जो चीजें आपको जिन चीजों को आपको मद्देनजर रखना चाहिए और जिस पे आपको फोकस करना चाहिए वो ये है, यू कैन टॉक अबाउट आपके पर्सनल अचीवमेंट्स, कोई भी हो, चाहे आपने कोई स्पोर्ट्स में अचीव किया हो या आपने स्पीकिंग में अचीव किया हो, ये जरूर बताइएगा। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, मैं पर्सनल को पहले इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप खुद रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि वो आपका वो एक ऐसी चीज है जो आप जानते हो, आप कर चुके हो, आपके लिए बहुत रियल है। प्रोफेशनल जो होती है वो कंपनी स्पेसिफिक हो जाती है। तो इसके लिए पर्सनल से आप शुरुआत करिए और जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं तो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बात कीजिए। फिर आइए टेक्निकल स्किल्स पे कि जिस नौकरी के इंटरव्यू के लिए आप अपेयर कर रहे हो उसमें आपने क्या समझा है कि रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट को आप कैसे फुलफिल करते हो। फिर आइए टेक्निकल स्किल्स पे कि उस जॉब के लिए आपको क्या चाहिए और क्या है और आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये डेमोन्स्ट्रेट करना कि टीम प्लेयर कैसे हो। आप एक टीम में काम करोगे, अकेले तो काम करोगे नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसे काम हो जिसके अंदर 2 या 3 विजुअली चैलेंज पीपल इकट्ठे काम कर रहे हो, उसमें भी टीम का एक इशू आता है। और अगर आप साइटेड पर्सन्स के साथ में हो तो भी एक चैलेंज आता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोनों तरफ से ये है कि आप उस टीम की तरफ जो है आपका नजरिया क्या है। एंड लास्ट चीज जिसके बारे में आपको जरूर बात करना चाहिए, और ये इंटरव्यूअर को एक आपका दूसरा पहलू दिखाता है, और वो ये है कि जब आपका डाउन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, तो आप उसमें करते क्या हो। कोई पढ़ता है, कोई म्यूजिक बजाता है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कोई दौड़ने जाता है। बट ये अपने चरित्र को बयान करने के लिए ये जरूरी है कि आप इसके बारे में बात करें। और फिर कोई चीजें हैं जिसमें आपको कम बात करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल मत बात करिए, लेकिन कम बात करना चाहिए। और वो है, सबसे पहला है कि फैमिली लाइफ। आप अपनी फैमिली लाइफ में आपके मेंबर्स कितने हैं उनको जरूर बताइए कि मेरे फैमिली में इतने लोग हैं या ऐसे हैं। लेकिन उनके बारे में मत बताइएगा कि पिताजी ये करते हैं, माताजी ये करते हैं, बहन ये करती है। मैंने बहुत बार देखा है कि अननेसेसरी डिटेल्स लोग देने लग जाते हैं। दैट्स वन साइन ऑफ नर्वसनेस। आदमी सामने जो इंटरव्यूअर होगा वो बोलेगा कि ये इंसान जो मेरे सामने बैठा है वो किसी बात को नर्वस हो रहा है या कोई बात से मुझे ध्यान मेरा भटकाना चाहता है। तो इसके बारे में मत करिए। और दूसरी चीज जिसके बारे में कम बात करिए कि करंट चैलेंजेस। मैंने बहुत बार इंटरव्यू में लोगों को देखा बोलते हुए, प्लीज मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। तो आप जब ये बात कहोगे तो आप एक बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि जो सामने इंटरव्यू ले रहा है उसके मन में शंका जरूर आएगी कि ये नौकरी पाने के लिए मुझे अच्छा अच्छा बोल रहा है या वाकई में ये अच्छा है।
actually you don't need to draw attention like that. फिर कुछ चीजें हैं, मेरा मानना है कि ये चीजें आपको बात करनी ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि डोंट बिगिन मेक एनी स्टेटमेंट कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, कुछ भी हो, चाहे मौसम नहीं अच्छा लगता है, कुछ भी, कोई नेगेटिव बात आप मत कहिए। हमारी टेंडेंसी एक रहती है ह्यूमन बीइंग्स के नाते कि हम जो चीज नेगेटिव है उस पर बहुत जल्दी फोकस हमारा जाता है, तो वो बिल्कुल भी मत कहिए। दूसरी चीज जो मत बताइए कि ये कोई बेवकूफी आपने की थी, उसके बारे में प्लीज मत बताइए। जितना वो ना समझेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम सब करते हैं, लेकिन हम हर मनुष्य का, हर औरत का नजरिया जो है देखने का बेवकूफी का बहुत अलग है। तो प्लीज डोंट क्रिएट डाउट्स इन समबडीज माइंड। तो तीसरी चीज है कि जो जिस प्रीवियस जॉब में आप थे, अगर कुछ गलत हुआ या सही नहीं हुआ या आपको लगा ये गलत हुआ, उसके बारे में प्लीज कोई नेगेटिव चीज ना बोलें। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सब कुछ होता है। उसके कारण भी अनेक होते हैं। आप कितने कितने कारण एक्सप्लेन करेंगे, आप कितनी बातें करेंगे, कितनी डेप्थ में आप जाएंगे, वो उसका कोई, उस इंटरव्यू की मीटिंग के लिए उसका कोई मायने है नहीं, उसका कोई मायने रखता नहीं है, तो उसकी बोलने की जरूरत ही नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस पॉलिटिक्स और रिलीजन प्लीज मत बात कीजिए। आपको नहीं पता कि जो सामने जो बैठा हुआ है उसकी क्या लीनिंग है, नहीं है, वो कुछ मानता है, नहीं मानता है, कोई बिलीव करता है, तो व्हाई प्रेजुडिस द पर्सन, व्हाई क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। फिर मैं आता हूं आपकी जो सीवी है, किसी ना किसी तरह से आप एक सीवी तो लिखोगे ही, आप उसे प्रेजेंट करोगे, तो उसमें उसमें जो सीवी में जो आपने लिखा है वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। The cited person is going to sit before you and he is looking at your CV and he is trying to match the flow of the CV with what you are saying. जो CV में लिखा हुआ है वो अपने आप में यही सोच रहा है कि इसी सीक्वेंस में कुछ बता रहा है या बता रही है या नहीं है। और ये एक बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आके फंस जाते हैं, क्योंकि सीवी पे कुछ और लिखा होता है, असलियत में कुछ और होता है। तो इससे आपको जो भी आप कह रहे हो, लिखा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए उसी क्रम में पता होना चाहिए। अगर आपकी पहली नौकरी कहीं थी तो वो पहली लिखी हुई है, तो फिर वैसे ही आपको चलना चाहिए। और आप बहुत आश्चर्यजनक हो गए कि बहुत सारे लोग इसमें भी फेरबदल करते हैं और फिर फंस जाते हैं, एंड देन यू लूज क्रेडिबिलिटी। जब आपके सीवी में कोई गैप है कि कोई साल में आपने नौकरी एक छोड़ी और 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में आपने दूसरी नौकरी पकड़ी, अगर ऐसा हुआ है तो उस चीज को जो है ऑनेस्टली बोल दीजिए, मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, या घर की समस्या थी, या पर्सनल कोई इशू था, उसे बहुत ही सच्चाई से बताइए। चाहे कितना भी नेगेटिव बात हो, लेकिन उस गैप के अंदर क्या हुआ वो एक एम्प्लॉयर को भी जानने का हक है। और आपके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप इसको बहुत सीधी तरह से और सिंपल टर्म्स में आप ये कह दें। और सीवी के अंदर भी आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटी या आपके डाउन टाइम पे जो भी आप करते हो वो जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। तो आई होप कि इतना तक आई एम ओके, द पेस इज ओके। आई हैव अ लिटिल मोर टू स्पीक, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं चाहूंगा कि आप मुझसे बहुत सारे सवाल करें जिनका मैं जवाब दे पाऊंगा। लेकिन फिलहाल जैसे मैं चल रहा हूँ वो ठीक चल रहा हूँ, कोई ज्यादा जोर Absolutely fine, स्पीड में तो Vivek. नहीं चल रहा। या आई एम फाइन होमिया। Absolutely fine. Absolutely ओके fine. ग्रेट, Go ahead, ऑलराइट, please. Go थैंक ahead. यू। Go ahead. हाँ जी, तो अब आ जाते हैं बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्वर्सेशन जब होती है उसका, उनके क्या मायने हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि
आप नहीं देख पाओगे कि सामने वाला वो कैसे बैठा हुआ है। और जो somebody raised a hand, Homiyar. Do you want me to attend to that first, or should I go Not now, straight? not now, not now. Not now. Okay, fine. We'll open the session only once you've finished everything, All and right, then fine. we'll open. Okay. So, जी। don't worry तो about raise hands. बॉडी लैंग्वेज में आप नहीं समझ पाओगे कि वो कहाँ देख रहा है, आपको देख रहा है या देख रही है, आपको समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही। तो आपके लिए कुछ देर के लिए मैं उसे साइड पे रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसकी भी बात हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कैसे बिहेव करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप जब कुर्सी पे बैठ रहे हो आप कंफर्टेबल रहें, कि आप कुर्सी पे बैठ रहे हो तो ऑफिस एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट है, बहुत देर बैठना पड़ेगा। तो अगर आपकी कोई भी परेशानी है बैठने में, वो पहले सामने आ जानी चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव इफ आई टेल यू कि इवन साइटेड पीपल हैव गॉट इश्यूज अबाउट सिटिंग डाउन, और वो किस तरह से बैठते हैं हम इस पे भी नजर रखते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ इंडिकेट करता है। तो आपको जो है जितना सिंपल से आप बैठ सकें, हाथ आपके सामने फोल्ड हुए हों, ये एक रिलैक्स करता है एटमॉस्फेयर को, एक मैसेज देता है कि आप इस काम के लिए जब आए हो तो आप काम लेने के लिए कंफर्टेबल हो। और आपको ये पोर्ट्रे करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, ना मुझे कोई डर है। जो सामने है वो कुछ सोच रहा है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम वो चीज को कंट्रोल करें जो हमारे हाथ में। तो हमारे हाथ में ये है कि हम कैसे बैठे हुए हैं। तो आप देख नहीं सकते हो कि वो कहाँ बैठे हैं, एक अंदाजा आ जाता है आवाज के साथ, तो आवाज की तरफ ही देखें। जब वो आदमी या औरत जो है आपके इंटरव्यू जब बोल रहा है तो समझने की कोशिश करें। एक चीज जो मैं सबको कहता हूं, चाहे साइटेड हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो, ये है कि अगर सवाल आपको नहीं समझ में आया या पूरी तरह से आपने नहीं सुना, तो प्लीज वहीं पे रोक के कहिए कि मुझे नहीं समझ में आया, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। प्लीज अजम्पशन पे मत चलिए कि शायद ये बोला होगा, शायद वो बोला होगा, और उसके बेसिस के ऊपर आप जवाब देना शुरू कर लें। तो वो भी एक साइन है नर्वसनेस की। सवाल क्या था, आपने जवाब क्या दे दिया। एक सवाल जो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप इंटरव्यूअर से जरूर पूछें एट एनी पॉइंट इन टाइम, प्रोबेबली जब भी आप पहली दफा मिल रहे हैं, उनसे एक फेयर सवाल आप पूछ सकते हो। और वही सवाल ये है कि भाई, क्या ये पहली बार है कि आप एक विजुअली चैलेंज पर्सन को इंटरव्यू कर रहे हो, या आपने पहले किया है? ये सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए। और उसका जवाब जब वापस आएगा तो उसमें आपको दो आंसर मिल सकते हैं कि हाँ आप पहले हो, या नहीं मैंने पहले भी इंटरव्यू किया है। तो अगर एक इंटरव्यूअर कहता है कि आप पहले हो, तो ये समझ के चलिए कि जितना आप नर्वस हो उतना वो नर्वस है, क्योंकि उसका भी पहली बार है कि विजुअली चैलेंज पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं। वो भी शायद कुछ सवाल ऐसे पूछेगा जो आपको भी नहीं समझ में आएंगे। तो जो सवाल जब भी कोई सवाल नहीं समझ में आए, तो आप प्लीज उसके बारे में पूछिए कि ये सवाल जो है ये किस चीज के लिए है, ये किससे रिलेटेड है। तो एक सिंपल सी बात आपको मैं बताता हूँ कि अगर नर्वस है बंदा, वो आपसे ये कहेगा कि आप ऑफिस कैसे पहुंचोगे, आप तो देख नहीं सकते हो, तो आप ऑफिस कैसे आओगे। तो उसमें आपको कोई नेगेटिव आंसर नहीं देना है, आपको ये नहीं कहना है वो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी थोड़ी ना प्रॉब्लम है। बट आप ये समझिए कि वो एक कंसर्न की तरफ से पूछ रहा है, वो आपको कोई और नजरिए से नहीं देख रहा, उसके लिए एक जेन्युइन कंसर्न है कि ऑफिस कैसे पहुंचोगे, या ऑफिस अगर पहुंच भी गए और वो लिफ्ट में जाना है, या 10वें माले पे ऑफिस है, या कहीं पे तीसरे माले पे ऑफिस है, तो आप उधर कैसे पहुंचोगे, और जब उधर पहुंचोगे तो उसके आगे कैसे जाओगे। ये आपको निशानी देगा कि वो नर्वस है। वो नर्वस इसलिए है कि उन्होंने ये सब बातें का जवाब उन्हीं के पास नहीं है। आप अगर जैसे
अगर किसी ने आपको कहा है कि भाई मैंने पहले इंटरव्यू किया है और उनको पोजीशन का पता है कि एक जो पर्सन जिसकी साइट नहीं है वो उस काम को कर सकती है, तो ये सारे सवालों के जवाब उनके पास होंगे, वो आपसे पूछेंगे नहीं। तो जब आपको लगे कि वो भी नर्वस है तो आपका भी एक कर्तव्य है कि उसको भी काम डाउन करो कि मैनेज हो जाएगा, हम कर सकते हैं। मैं इधर आपके इंटरव्यू के लिए आया ही हूं, मैं पहुंचा हूं, मैं काम के लिए भी मैं पहुंच जाऊंगा। अगर वो आपको ये जवाब मिलता है कि नहीं जी आप पहले नहीं है, मैंने मैंने पहले भी इंटरव्यू किया है लोगों के जिनकी साइट नहीं है इतनी अच्छी, तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिए, भाई आपका अनुभव क्या रहा है। दिस गोज टू टेल यू द माइंडसेट ऑफ द पर्सन, कि वो क्या सोच रहे हैं कि जो विजुअली चैलेंज है वो क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो आप ये डायरेक्टली अगर पूछोगे तो वो कुछ जवाब नहीं देंगे, बस आप ये कहिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, कुछ एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताएंगे। देखिए बहुत बार हम एक जॉब इंटरव्यू को ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे कि कोई हमारी किस्मत का फैसला होने वाला है, एंड शायद हो भी सकता है, लेकिन एक चीज आपको समझनी है कि आपकी किस्मत का फैसला कोई दूसरा मनुष्य नहीं करने वाला, आप खुद करने वाले हो। तो आप जब खुद करने वाले हो तो आपको सामने वाले से डर के चलने की बात नहीं है। हाँ, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, एक नेगेटिव टाइप का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि दुनिया मेरे खिलाफ है, या आप कोई भी सवाल पूछोगे तो मैं यही नजरों से देखूंगा कि आप मेरे खिलाफ चल रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जो आदमी सामने से जो बोल रहा है बस उसको आप 100%, जिसे कहते हैं कि ब्रह्म वाक्य वेद वाक्य समझ के ना चले। उनसे जरूर पूछें कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या वो अपने काम को निपटा पाए इफेक्टिवली या नहीं कर पाए। आपको एक सवाल और पूछना चाहिए, और वो ये है कि जो इंटरव्यू कर रहा है वो क्यों समझता है कि एक पर्सन जिसकी आंखें नहीं इतनी अच्छी तरह से चलती या बिल्कुल ही नहीं चलती, वो इस काम को क्यों कर सकता है। तो ये आपको एक इंसाइट देगा कि वो जो है वो क्या सोचते हैं, वो किस नजरिए से देखते हैं, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है और उनको उनको बताना भी बहुत जरूरी है। ओके, सो फॉर द लास्ट सेक्शन जिसमें मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं आपसे जरूर सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूं। तो इंटरव्यू में दो लोग होते हैं, एक जो इंटरव्यू ले रहा है और एक जो इंटरव्यू दे रहा है। इन दोनों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और दोनों की एक्सपेक्टेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, चाहे वो आउटकम पॉजिटिव हो कि नौकरी मिल रही है या नेगेटिव हो कि नौकरी नहीं मिल रही है, वो सेकेंडरी है मेरे हिसाब से। बट एक्सपेक्टेशन को समझना और उन दोनों को जो है बिल्कुल मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको अगर डिसीजन ये होती है कि आपको नौकरी मिल रही है और एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं है तो भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है, और एक्सपेक्टेशन मैच नहीं है और आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो भी बहुत बड़ी समस्या है। प्रॉब्ली द कंपनी विल लूज अ गुड रिसोर्स। तो इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जरूर पूछिए कि इस जॉब की जो आउटपुट है, जो एक्सपेक्टेशन है, इस जॉब में जो भी कोई काम करेगा उसको जो आउटपुट देना है वो आपको लगता है आप कर पाओगे या नहीं। ये सवाल तो चाहे कोई साइटेड भी पर्सन होता है तो मैं जरूर पूछता हूँ, ये जो आउटपुट मुझे चाहिए ये आप दे पाओगे या नहीं। तो वैसे ही उनसे भी मैं इनकरेज करता हूँ पूछने के लिए कि ये आउटपुट आप मैं कैसे मेजर करूंगा कि ये मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए। तो ये आपको पूछना जरूरी है। आपको हमेशा एक क्यूरियोसिटी की तरह कि मुझे जानना है, उस नजरिए से कोई सवाल को, कोई कॉन्वर्सेशन को, किसी जॉब को, किसी बात को अप्रोच करना चाहिए। अगर आप अप्रोच लेकर आते हैं कि मुझे आता है, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, तो जो सामने वाला बंदा है वो एक ही बात सोचता है। अगर वो फेयर होएगा तो एक ही बात सोचेगा कि अगर इस एटीट्यूड से वो आता है तो ये कितना हमारे बारे में सीख पाएगा।
क्योंकि आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे सीईओ के लेवल पे आप ज्वाइन करो, आपको पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना पड़ता है। लेकिन आप कहोगे कि जी मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे कुछ स्टडी करना ही नहीं है, तो बड़ी समस्या शुरू हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी सबके लिए। तो आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, बी क्लियर कि इसके क्वेश्चन के अंदर जो है हम किस नजरिए से हम पूछ रहे हैं और क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट जरूर रहिए, नर्वस मत रहिए, लेकिन डोंट डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट और कंप्लीटली एरोगेंट अबाउट द जॉब। ये आपके खिलाफ काम करेगा। तो दो और चीजें एक्सपेक्टेशंस के अंदर जिसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आउटपुट की जो मैंने बात की वो किस तरह से मेजर होगा। इज इट क्वालिटेटिव कि द क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट इज कमिंग आउट, इज इट क्वांटिटेटिव कि ये मेजर है, इतने 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 पीसेस बनाने हैं, पेजेस करने हैं, कुछ भी करना है, जो भी है। तो आर यू क्लियर एंड इज द इंटरव्यूअर क्लियर कि ये मेजर कैसे होगा जो आउटपुट है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है और उनसे समझना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट आता है जो प्रॉबेबली आपके लिए सबसे पहले वाला सवाल होगा, बट मैं डिलिबरेटली लास्ट लेकर आया हूं, और वो ये है कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। कि वर्क एनवायरनमेंट में हाउ फ्रेंडली इज इट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, साइंस कैसे हैं, पैसेजेस कैसे बने हुए हैं, लोग जो हैं वो कितने एक्सेप्टिंग हैं। अगर उनको गाइड करना हो, उनको सिंपल सी चीज हो कि आपको फर्स्ट टाइम किसी को आपको दरवाजे के अंदर एंट्री देनी हो, कोई सिक्योरिटी सिस्टम होगा, हाउ फ्रेंडली इज दैट, ये सब आपको पहले उनसे पूछ लेना चाहिए। एक अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो वो एंड दे आर रेडी टू एम्प्लॉय पीपल हु आर विजुअली चैलेंज, तो पहले ही वो आपको ये सारी चीजें बता देगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नौकरी मिल जाने दो फिर तो समझ ही लेंगे, फिर कर ही लेंगे। नहीं, आप अपने आप को हानि दे सकते हो। आप जो लोग आपके बगल में हैं वो शायद आपको अलग नजरिए से देखें या नहीं कर पाए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, खास करके अगर बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत कुछ कर पाए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशंस में ये चीज आपको समझनी भी चाहिए और समझानी भी चाहिए। दोनों तरफ से आपको जो है ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। तो आई होप दैट आई एम एबल टू गेट सम पॉइंट्स अक्रॉस। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो सिर्फ मैं बोलता रहूं, तो अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी उनके जवाब देने के लिए। होमियार। थैंक यू विवेक। सो बिफोर वी मूव ऑन, मेरे कुछ सवाल है हाँ जो जरूर। शायद लोगों के भी होंगे। One of the most burning questions is, should a person mention his impairment in his CV, या फिर वो जॉब के लिए जब इंटरव्यू में जा रहा है तब वो डिक्लेयर करे कि भाई हाँ मैं ब्लाइंड। आई थिंक यू शुड बी ट्रांसपेरेंट इन योर सीवी। मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो जोखिम वाले हो सकते हैं और इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ विजुअल एड्स। it's whether somebody views it positively or negatively, that is their problem, that's not your problem, वो उनकी समस्या है। but the moment you are transparent, you bring to the table a very important trait, which is honesty. And in any job, if we are hiring, then the first thing for us is honesty. How honest is the person? Correct. Second question, which again is pretty important. If I am walking into your office for the first time, it is an unknown environment. मुझे कहीं मालूम नहीं है कि विवेक के ऑफिस में फर्नीचर कैसा है। बिल्कुल हो सकता है मैं ऑफिस में दाखिल हो रहा हूँ, शायद आपका जो प्यून है या अटेंडेंट है वो गाइड करके मुझे अंदर लेके आ रहा है। जब वो लेके आ रहा है, कुर्सी पॉइंट कर रहे हैं या बताते हैं कि यहाँ चेयर है, मैं बैठ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एज अ इंटरव्यूअर, पहली बार अगर आपने किसी ब्लाइंड को देखा है पहली बार, तो एज एन इंटरव्यूअर आपके दिमाग में क्या चलता है?
तो प्रॉबेबली देखिए, मैं जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा, बट मैं ये कहूंगा कि इंटरव्यूअर भी दो टाइप के होते हैं या तीन टाइप के होते हैं। एक होता है जो बहुत सहजा हुआ, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर होता है, एंड ऑफ कोर्स द अदर एक्सट्रीम इज फर्स्ट टाइम इंटरव्यूअर। और एक होता है जो नर्वस इंटरव्यूअर होता है। So that's why I call them three categories. There are people who are in the middle. They are expecting, they are the most challenging, कि वो उनको खुद नहीं पता होता कि उनको इंटरव्यू, इफेक्टिव इंटरव्यू क्या कैसे करना चाहिए। तो द वन हु इज कॉन्फिडेंट एंड ही इज अवेयर कि आप सीवी के अंदर जो है आपने लिखा हुआ है, आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, एक राउंड हो, एचआर का किसी जूनियर ने आपसे बात की है, दे फाइंड दैट यू आर अ गुड फिट, then there should be no surprises. There can be some surprises about, about the physical appearance. Again, that is subjective. Subjective इसलिए होता है कि भाई आप जो कपड़े पहन के आए हो, जो साइटेड पर्सन होता है उसके लिए कपड़े पहन के जब भी वो आता है तो it talks about personality, it talks about likes, dislikes. But when you are visually challenged, I don't think it talks about likes and dislikes. It talks about comfort. And between likes and dislikes, I would choose comfort and say ki what are the clothes that you're comfortable in, you're okay for the world to see you in that. A sighted person wears a lot of the clothing that he is comfortable to see himself in, but a non-sighted person is actually wearing clothes which is, वो वैसे कपड़े पहन रहा है जिसमें वो उसको लगता है कि जो सामने वाला मुझे देख रहा है वो कंफर्टेबल हो। तो एक तो वो अपीयरेंस में होगा। जो दूसरा चैलेंज जरूर होगा और वो डिस्ट्रैक्टिंग सा चैलेंज होगा, वो ये होगा कि many people have got different types of eye impairment. Some have got normal eyes, some have got no eyes at all, some have got different texture of the eyes. I've seen a lot of them. So that can be distracting. The person who's got sight is getting visibly distracted by somebody sitting in front and has got some sort of disability with the eyes. So I would recommend you wear a simple pair of dark glasses, simply because they are neutral. They don't have any message or anything. It's not talking about anything. You're actually helping the person in front of you become comfortable. So you are taking away some unnecessary distractions. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये भी समझना है, चाहे कितना भी अच्छा इंटरव्यूअर हो, वो उतना ही नर्वस है जितना आप हो। और ये साइटेड वाले भी इंटरव्यू होते तभी भी होता है, और अगर कोई चैलेंजेस है, फिजिकल चैलेंजेस है, उसमें भी होता है। Correct. One more question is, Sure. what is a good way of showcasing that I can do this job? For example, if it's a back-end job or if it's a clerical support or an assistant support, जहां मुझे टेक्नोलॉजी यूज करके आपको दिखाना है एज एन इंटरव्यूअर के मैं ये काम ऐसे ही करूंगा, what is a good time to pull out my laptop or my piece of technology and showcase कि विवेक जी मैं ये काम इस तरह से कर सकता हूं, ये काम के लिए मैंने ये तैयारी करी है? Where is that correct flow? Yeah, so the very first point that you said, how do I showcase that I'm capable of doing this job? So one way of the first step in being able to do that is आपको ये बताना चाहिए कि वो जॉब का आउटपुट क्या है, आपने क्या समझा है कि इस जॉब को करने से क्या एंड रिजल्ट मिलेगा। जब आप ये बताते हो किसी को कि मुझे समझ में आता है कि आप चाहते क्या हो, तो you have won 55% of the mind battle. You have already won when you understand what is expected. In the balance 45% is just by simply asking, do you want me to use your methodology to deliver, in which case I will have to understand and learn, or would you like to see how I would deliver, कि मैं इस काम को कैसे डिलीवर कर सकता हूँ। तो उसमें जब आप एक इंटरव्यूअर को चॉइस दे रहे हो तो वो उसको बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि आप बहुत अडेप्टेबल हो, आप सीख भी सकते हो और आपके पास सोल्यूशन भी है। तो जिस बेसिस पे वो आंसर देगा कि हाँ हाँ आप जरूर दिखाइए आप कैसे करना चाहते हो, देन यस प्लीज पिक अप द टेक्नोलॉजी। इफ यू आर इफ ही सेज नो नो डोंट वरी अबाउट इट, हमारे पास टेक्नोलॉजी हम बता देंगे,
तो एट दैट पॉइंट आई वुड रेकमेंड कि आप पॉज करो और बोलो कि ठीक है जी, आप जैसे बताएंगे आई विल डू माई बेस्ट. There is always another way, which is I know about it, how to deliver this, and after studying yours, if your method works better than mine, I'm very happy to do that. If my method, if there are any shortfalls, I am happy to fill that in. So you are demonstrating that you're a team player. You're demonstrating कि मैं जो हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं अपनी राह अलग से नहीं करना चाहता. ये एक जॉब के लिए बहुत जरूरी है. Great. Last question from my side is about group discussions. Yeah. Many of these jobs do entail कि भाई आप group discussion में participate करो और जो interviewer है वो बिल्कुल कोने में शांति से सबको observe कर रहा है. There is one blind participant in a group of say 5 to 10. As interviewer आप उस बंदे में क्या देखोगे उस टाइम पे ग्रुप में? देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि ग्रुप डिस्कशन में generally you would put people with the same set of skills and then you would understand group dynamics. But जब skill set ही अलग है, आप उसको एक ग्रुप में डाल दोगे तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा? एंड अगर जो भी रिजल्ट आए उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करोगे? आई थिंक दैट द सिस्टम इज फ्लॉड. अगर एक ग्रुप डिस्कशन में आप बोलोगे कि एक बंदे का विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है एंड एक बाकी के सारे बोल रहे हैं, उनकी तो डायनामिक्स ही अलग है. वो 4-5 लोग इकट्ठे भी बोलोगे, बट अ ब्लाइंड पर्सन कांट टेल 5 conversations as quickly as the other person can, because there are no visual clues and they might come from different directions. So one of the things I would recommend is sit there, participate as much as you can. I don't think that a group discussion is a make or break interview tool, even for the people who are sighted. It's not a make or break tool. It is more to understand group dynamics. It is less about the content of the conversation that is there, that how do people behave in groups. And it is but natural that a person who is visually impaired is going to behave differently. And if the company can't see that, then I don't think you should be joining that company. That's all I can say. So let's open the floor at this point. सभी को जिनको सवाल पूछना है वो हाथ रेज करे, हैंड रेज करे. अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आप मोर के अंदर जाइए जहां आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिलेगा. अगर आप कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं तो ऑल्ट वाई करिए मीटिंग के अंदर आके. So there is a question posted in chat. Are you okay if I take that? Yeah, please go ahead. पीयूष, हमने आपका हाथ हैंड रेज किया हुआ देखा है. आप जस्ट वेट करें, हम पहले चैट के क्वेश्चन का आंसर दें. चैट में एक क्वेश्चन आया, फिर हम वो हैंड रेज वाले ले लेंगे. Sir, please tell us about the dressing for interview. What suits best in both professions where uniform is required or not in the offices? So if you have first and foremost, uniform तो तब आएगी जब आप नौकरी में सफल होंगे and you are joining the organization. That's understandable. Then you'll get a uniform. But if it's not, I think the simpler you dress, if it's a warm climate, a simple shirt and trousers, something that doesn't distract the person in front of you. कपड़े जो आपको पहनने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है जो इंटरव्यू कर रहा है, 9 out of 10 times or 99 out of 100 you'll probably be someone who is sighted and who's going to be forming some opinion about you just based on the way you are dressed. So when you are dressed in a particular way, make sure that outfit is not distracting the person. उसको आपको समझना चाहिए, आपके कपड़ों के ऊपर आपकी judgment call नहीं लेनी चाहिए. So simple shirt, trousers for ladies, anything simple that you wear, nothing that is drawing attention to the clothes and not drawing attention to you. Okay. Sushant, पहला क्वेश्चन किससे पूछे? पीयूष is there. Yeah. पीयूष अनम्यूट करे और अपना सवाल पूछे. नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है. गो अहेड पीयूष.
नमस्कार सर। सर जैसे कि आपने बताया कि जो गैप होता है इंटरव्यू के दौरान, जैसे आपने पहली जॉब की और आपके बीच में गैप आ गया और उसके हाँ बाद जी। आप तीसरी जॉब के लिए गए, तो उसका आपने आंसर सजेस्ट किया। तो सर मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैंने 2015 में एक जॉब ली थी, देन 2016 में छोड़ दी थी, मेरी दूसरी जॉब लग गई थी। और 2019 में मेरा एक और इंटरव्यू था, लेकिन मुझे उस कंपनी ने एनओसी देने से मना कर दिया कि आपका अभी 2 साल तक कोई एनओसी नहीं मिल सकता। तो मैं लेकिन फिर भी 2019 में उस कंपनी के इंटरव्यू में गया, लेकिन उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि आपने 2016 में जॉब क्यों छोड़ी थी। तो मैंने बोला कि मैं इस कंपनी के लिए चाहता था, तो मुझे अब मैं रिटर्न क्लियर कर पाया हूँ और मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। लेकिन सर वो इससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाए और मैं सच बोल नहीं सकता था। सर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नहीं नहीं सर, मैं एक आपको बात बताऊं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो सामने, आपको सच बोलना चाहिए, चाहे वो उनको समझ में आए या ना आए। क्यों? क्योंकि अगर वो आपकी बात को समझ सकते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको समझेंगे। यस अगर सर। आपने झूठ का एक दफा सहारा लिया, वो कहीं ना कहीं आपके पीछे पहुंचेगा आपके साथ। बिल्कुल सर, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था और उसके बाद मुझे वो जॉब भी नहीं मिली। ये सही हाँ तो बात है। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। ये देखिए, एक जॉब जो है, कोई आपका करियर मेक या ब्रेक नहीं करेगा। और एक बात मेरे बारे में समझ लीजिए, आप मुझे आज ये सीईओ के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप मेरे लेख पढ़ेंगे और मेरी वेबसाइट पे भी, पर्सनल वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप मेरी जर्नी को भी आपको समझना पड़ेगा कि रफली 14 साल अमेरिका में, जब भी मैं पढ़ रहा था, मैं 5 साल के आसपास में अमेरिका में था। मैंने अमेरिका में पढ़ाई करके जब मैं हिंदुस्तान आया, तो भारत में आके मैं 13 से 14 साल मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। 13-14 साल तक मैं बहुत कुछ कर रहा था, मेरे पास स्टेबिलिटी यस। नहीं थी। तो ये मत यस। समझिएगा कि अच्छा है आप सीईओ में बैठ के आप बोल सकते हो और हाँ, हमारे जैसे लोगों की परेशानी नहीं समझती। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। मैं भूखा सोया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं सेकंड क्लास में मैंने ट्रैवल किया है, मैं सेकंड क्लास में बाथरूम के बाहर मैं सोया हूँ। तो ये सब कुछ मैंने किया है, तो मैं अपने अनुभव से आपको एक चीज कह सकता हूँ, आप सच्चाई के रास्ते पे चलिए, वो कहीं ना बिल्कुल कहीं सर। आपको वो उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। एक नौकरी चली जाएगी तो आप ये भी समझ लीजिए, ये सेज के आने से पहले जो काम कर रहा था, उसमें मेरा एक सीलिंग आ गई थी, उसके आगे मैं बढ़ नहीं सकता था। और मैंने एक साल में ना करके भी मेरे हिसाब से शायद 150-200 सीवीज भेजे होंगे, और मैंने 15 या 20 इंटरव्यू दिए होंगे, कोई नौकरी नहीं मुझे मिली। और मेरे दोस्त एक ही बात कहते थे कि अगर तेरे को नहीं मिल रही है, एक दोस्त मेरा जरूर था जिसने कहा, ये तू इन नौकरियों के लिए नहीं बना है, कुछ बड़े काम के लिए बना है, तो जस्ट वेट, इट विल कम। और बस अपनी अपनी राह पे आप चलते जाओ, आप अपना कर्म करते जाओ, उसका ओके। फल आएगा। इट टेक्स टाइम समटाइम्स, बट इट विल कम। तो मतलब हमें सच का ही सहारा लेना चाहिए ऐसी सिचुएशन बिल्कुल में। जी, थैंक यू बिल्कुल। सर। जो सच Thank बोलता you, है उसकी Piyush. कभी हार नहीं होती। Let's move to the next participant. So, शिवम है, मैं शिवम को पूछ रहा हूँ अनम्यूट करने के लिए। शिवम, Shivam, unmute. शिवम त्रिपाठी, या शिवम अनम्यूट करने की कोशिश करें। हो गया। हाँ हेलो। जी, हेलो सर। हाँ जी। शिवम बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर नॉर्मली सर क्या किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जी या प्राइवेट किसी भी जॉब के लिए, एक जी। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अगर ज्यादा क्वालिफिकेशन हो किसी बंदे की, तो क्या उन डिग्रीज का इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू पर कोई? देखिए, ऐसा है कि पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। अगर आप एक बहुत एंट्री लेवल के जॉब के लिए आप जाओगे और उसमें आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, तो वो तो आपको मिलने नहीं वाली। वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप ओवर क्वालिफाइड हो, और आप किसी बहुत हाई वैल्यू जॉब के लिए जाओगे और आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी आपके खिलाफ जाएगी। तो एक्सपीरियंस का जो है वो उसके तालमेल आता है आपके क्या कहते हैं, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके साथ में आता है। तो ये नहीं, रिसर्च। एक्चुअली सर जैसे, हाँ जी, बोलिए। हेलो,
सर जैसे क्या है कि कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी बने हैं, तो सब उन लोगों की ट्रेनिंग काफी सफिशिएंट होता है इसके लिए, लेकिन उन लोगों का पीजी और प्लस बीएड और कुछ लोगों को तो शायद पीएचडी भी है। तो सब उन लोगों के मतलब जो एक्सपीरियंसेस रहे इंटरव्यू के, उन लोगों ने जो बताया उससे मुझे लगता है कि शायद काफी मतलब काफी वैसा इफेक्ट पड़ता है, काफी उन लोगों को वो प्रॉब्लमेटिक टाइप में उन लोगों को देखा जाता है कि मतलब कुछ ऐसा कि मतलब जैसे कुछ एक अलग ही टाइप में है, ये कुछ ऐसा शायद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर कोई पीएचडी है और कोई पीएचडी जाके नॉन रिसर्च डेस्क जॉब वो करना चाहेगा, तो आप ये गारंटी से मैं कह सकता हूं कि जो इंटरव्यूअर होगा, जो कंपनी होगी, वो बहुत अलग नजरिए से देखेगी। वो ये कहेगी कि ये आदमी जो जिसकी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा है, वो इस काम के लिए क्यों अप्लाई कर रहा है। कुछ तो बात होगी, कुछ तो कमी होगी, नहीं तो इसको तो कहीं और होना चाहिए। जो उस नजरिए से वो नेगेटिव चलता है। लेकिन अगर आप जैसे बोलो कि जैसे मुझे नहीं पता, एक मैं अपनी कंपनी के लिए बात कर सकता हूँ कि अगर जहाँ पे कंटेंट एक्विजिशन की बात होती है, तो अगर कोई पीएचडी लेकर आया तो वो नेगेटिव बात नहीं है उसके लिए। तो जो बेसिक डिग्री है वाले हैं, वो उनके लिए नेगेटिव है कि उनके पास एक बेसिक डिग्री है और दूसरी साइड पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि पीएचडी हम लें उसी सब्जेक्ट एरिया के अंदर। तो हम तो पीएचडी वालों को लेंगे, हम बीकॉम वालों को नहीं लेंगे, बीए वालों को नहीं लेंगे फॉर द सेम जॉब। Okay, let's move on. ओके सर, Next, थैंक्स। महेश कुमार। महेश unmute करें। महेश अनम्यूट करने की कोशिश करें। यस, इज देयर। नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते। सर मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने बताया सर कि जैसे जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो बैठने के तो बैठने की पोजीशन किस प्रकार की होनी चाहिए। एक ब्लाइंड पर्सन मान लीजिए सर जा रहा है वहां पे, तो ब्लाइंड पर्सन को बैठने की पोजीशन किस किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए जो कुर्सी है टिकने वाला है, तो अगर वो टिक के बैठेगा किस प्रकार के, इसके बारे में क्या बता सकते हैं सर। इसमें ऐसा है कि आप वैसे बैठें जिस तरह से आप कंफर्टेबल दिखें। देखिए, जब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि जो सामने इंटरव्यू ले रहा है वो समझने की ये कोशिश कर रहा है कि आप कोई भी बात को किस तरह से लेते हैं या किस तरह से आप उस नौकरी के लिए आप एक वर्दी कैंडिडेट हैं। तो उसका नजरिया वो रहता है। तो बैठने के मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसे बैठिए या वैसे बैठिए। मैं तो एक ही बात कहूंगा, आप वो उस तरह से बैठिए जैसे कि आप कंफर्टेबल हो। अब एक बात इसमें ये आती है कि कुर्सी पे बैठना और कुर्सी पे कंफर्टेबली बैठना एक तरीके का कंफर्ट है, और दूसरा जो जमीन पे बैठते हैं वो अलग तरीके का कंफर्ट है। तो अगर कोई पर्सन बोले कि जी विवेक ने कहा था कि कंफर्टेबल हो जाओ तो मैं क्रॉस लेग बैठ जाऊं एक कुर्सी के ऊपर, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुर्सीज आर नॉट डिजाइन टू सिट क्रॉस लेग। तो आप बिल्कुल नॉर्मल से बैठे, जैसे जहाँ पे आपको ये पता चले कि सामने टेबल कितनी दूरी पे है, जो आपसे इंटरव्यू कर रहा है वो कितनी दूरी पे, सामने टेबल है भी या नहीं, इसका अनुमान आप जरूर लगा लीजिए। बट मेन चीज जो आपको बतानी है सामने वालों की, आप इंटरव्यू देने आए हैं और आप कंफर्टेबल हैं, ये बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में सिर्फ यही रहना चाहिए कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूं, यही आपको बताना है। थैंक यू सर। मैं दूसरा क्वेश्चन बाद में करूंगा। जी, थैंक यू महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन तुषार जगताप। तुषार को हम अनम्यूट करेंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, मैं तुषार बात कर रहा हूँ पुणे से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बेसिक क्वेश्चन है शायद
मुझे मालूम नहीं कैसे लगेगा, लेकिन नहीं, पूछिए। बहुत सारे लोग रिज्यूमे के ऊपर अलग अलग उनके ख्यालात है। जैसे रिज्यूमे 1 पेज में होना चाहिए, या फिर 3-4 पेज भी चल जाएगा। तो इस पे मैं बहुत बार कंफ्यूज होता हूँ कि वो एक्चुअली सीवी कितना पेजेस के होने चाहिए, या फिर कितना कैसे चाहिए जी, ये और बोले। मैं पहले दो चीजें मैं बताना चाहूंगा तुषार। पहली बात तो आप पूना से हो, और हाँ जी। मेरा बहुत लगाव है उस शहर के साथ। मैं बचपन से वहां पे जाता था। मैं बॉम्बे में थैंक यू। पला बड़ा हूँ, तो पूना मेरे लिए एक बहुत अहम है, एक बहुत अहम सिटी है मेरे लिए। तो आपसे पूना में हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो थैंक यू दूसरी सर। बात जो आपने सवाल पूछा है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, या मैं ये कहूंगा कि इसका सही जवाब जो है वो बहुत लोगों से भी आप पूछ लोगे तो आपको एक कंसिस्टेंट जवाब नहीं मिलेगा। तो आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक नहीं है, बहुत पेचीदा सवाल है। तो उसका यस सर। मैं सिंपल सा आंसर दूंगा जो मैंने अनुभव किया है। मैंने अपने सीवी बनाने में भी अनुभव किया है, और मैंने अपने जो लोग सीवीज भेजते हैं तो उनको भी जब भी मैं पढ़ता हूं तो किस नजरिए से पढ़ता हूं। तो मेरा मानना यह है कि जो पहले 2 पन्ने हैं, उन 2 पन्नों में आपके पूरे हाइलाइट्स होने चाहिए ऑफ योर एंटायर जर्नी। हाइलाइट्स कि आपने कौन सा नौकरी की थी, कहाँ पढ़े थे, कौन सी नौकरी की थी, वो नौकरी में आपके बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे, और उसके अंदर आपकी पोजीशंस क्या थी। ये पहले 2 पन्नों के अंदर इसको कवर हो जाना चाहिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू वेयर एवर यू आर टुडे। यस जो सर। बाकी के पेजेस हैं, दैट कैन बी अबाउट योर अचीवमेंट्स और थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट। तो वो बाकी के पेजेस में डालिए। लोग क्या करते हैं, अगर एक काम उन्होंने किया, एक कंपनी में काम कर रहा है, तो 1-1.5 पेज में सिर्फ वो एक कंपनी की सारी अचीवमेंट लिख देंगे, एंड दैट इज वेयर यू आर डिस्ट्रैक्टिंग। आप जो जो एक इंटरव्यूअर है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि उसको अगली जॉब कंपनी में जाने के लिए उसको बहुत पेजेस टर्न करने पड़ते। तो जब इंटरव्यू के लिए और एक रेज्यूमे को सही तरीके से पढ़ने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि पहले 1-1.5-2 पेज के अंदर, 2 पन्नों के अंदर आपकी पूरी जो जर्नी है उसको एडिक्वेट डिटेलिंग में आप जो है उसको कैप्चर कर लें। और उसके बाद में जो है आप जितने मर्जी पेजेस लगाएं कि भाई ये मेरी अचीवमेंट्स है, मेरी पब्लिशिंग है। तो मुझे एक याद आता है कि एक प्रोफेसर है अमेरिका में, मेरे मित्र हैं, तो उनका सीवी जो है वो 76 पेज लंबा है, 76 पेजेस लॉन्ग। और 76 पेजेस कोई इंटरव्यूअर पढ़ने नहीं वाला, वो तो किताब हो गई, क्योंकि उन्होंने इतना पब्लिश किया है, रिसर्च इतना पब्लिश किया, इतना रिसर्च किया है। तो उसमें क्या है कि पहले 2 पन्नों में ही 1.5 पेज के अंदर ही उनकी पूरी जर्नी है, बाकी सिर्फ लिस्टिंग है। एंड जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है, बट जो मेन मुद्दा जो है वो तो 1-1.5 पेज के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। Before we go on, let me या ask a question, Vivek. के श्योर। resume के अंदर, as a lawyer, what is your sequence of looking at data? कि मुझे पहले क्या देखना है? What is next? What is next? What should be the most important parts which should come within your CV? There is no right answer to that, Homer. I can send you some examples of some good ones, but there's no right and wrong answer. It depends on the level at which you are writing the CV, and they will change. So I would rather not second guess and give you an answer here. If you would like, I'll send you some 3 or 4 examples of CVs, and at different levels, different things need to be there. But one of the things that I can say very clearly is that right in the beginning should be the name, the address, the contact details. This should be there on all the pages. Not the physical address may not be on all the pages. That can be only on the first one. But in today's world, email address, your mobile number, these should be available on all the pages. Person should not be hunting to find out
where this person can be contacted. And the second one is that it ensures if you sent a physical CV somewhere, then if some pages fall apart or some binding comes across, then people are not hunting and saying ye kiska hai, CV ka page hai. So it's best to have your name, email address, and your mobile number on all the pages. Great. So you can There's a definitely put that question. Yeah, either so a there's a header or a question. footer, sort of. Yeah, there's a question that has come, two questions that have come on chat. Can I pick those? Sure, good. So one is Lakshman has said, tell about your, I'm guessing he means experience of America. Okay, that's a long story. I'll maybe towards the end of this time, I'll talk 5 minutes about my experience in America. The other one is from Krishna Majumdar, says, I have passed MBA from Sydenham Institute last year, but employers are not considering me due to 100% blindness. Even CIS supported exclusive job fair for persons with disabilities asked for only low vision partiality. Can I share my screen to show their flyers? Yes, I'm happy to see anything, but I'm guessing that there is some flyer that's been sent to me, a PDF. The Let me just PDF open is that. there, I think. Yeah, let me just open that. Yes, sir. Okay, so I am not sure why CII has written low vision, partially blind, and degree post graduation, and they said the hospitality, retail, banking and finance, BPO, IT, travel and tourism, e-commerce, manufacturing. So I don't know the objective of this flyer, so I'm sorry, I'm unable to comment on it. But if there is 100% blindness and you do have skills to be able to do certain things, I think the most important part, and I think a disadvantage, that the only disadvantage you have as being 100% blind, is that you have to do a lot more research on the job to find out if you can qualify for it. That is the only disadvantage you have. I don't think there's any other disadvantage in being able to deliver that. There are a whole host of jobs, obviously in manufacturing, dealing with heavy machinery and all of that. Person who is visually impaired or completely blind is not going to be able to do that. Well, that's a limitation, but that doesn't mean that there are no jobs, that you can't do. You might require some training, you might require some assistance, but I don't think that you can completely be, without a job. I think Krishna ji, the most important thing I can say is that probably you have not found the right opening yet. I would encourage you to keep looking. I don't think that a person with an MBA should not be having a job. Today, there are a lot of job opportunities in the market, but it's a question of just matching skills for the job. MBA in itself is not a skill, it's a certification. So you have to look at what skills you bring to the table to be able to deliver for a particular job. Extremely important point, Vivek, you raised skills. Can you elaborate a little more? What skills do you look at? So let's take the example of the MBA student. Hanji. Yes, so let's please. take the MBA student. Now, what is the MBA gearing you up for? It does a few things. One is it trains leadership. It trains people to become leaders, to lead a team, to be able to manage people. So it's a master's in business administration. That means it is about management. Now, in management, the certification is only saying that you know how to do the theory part of it. Now, I am not sure, I haven't looked at Sydenham's curriculum, but for the blind, what do they do in terms of field work? What are they doing in terms of project? What are they doing in terms of team management skills? So all of this should actually be highlighted, that if there is a particular disadvantage that a person has because of the blindness, there's a serious advantage that the person brings to the table. And more often than not, I think that both the employer and the employee are trying to benchmark for the sighted. You need to change that game and say, no, I am going to play to my strengths. So my strength lies in A, B, C, D, E. It may not be
physically managing 5 people or 7 people. That might be a limitation. But what about being able to get higher quality output from an individual? So if there is, let's say, analytics. Today, data analytics ho, या traditional analytics ho, business analytics ho, I think a person would excel, and especially a blind person who has got the tools to be able to read data would excel at that job. But I don't think people are focused in that area. They're more, the biggest problem is you're benchmarking with the sighted and saying, I am not getting a job, or I'm not getting that job because a sighted person is wanted for it. Whereas the whole approach should be, if I don't have sight, what are the big advantages that I have? So that That's the is skill. one of the burning problems. People, especially in the visually impaired community, उन्होंने अपने आप को मार्केट करना नहीं सीखा, is what I Yes, always yes, been saying. yes, कि yes. how do you market your strengths? Absolutely, absolutely. How do you identify them? Yes. And then Can how you do you dwell build on on this them? a little? Can you dwell on this? Oh, let's do another session on that, Homya. It's a long one. It's not that simple. If you can just give a little highlight on that. So let's take, again, I'll go back to the MBA program. So in the MBA program, I would encourage Krishna to turn on and say, look, I did this project, right? So I don't know, I analyzed multiple data. I could not go out to the field, and I could not do primary research. So I did secondary research. I think that he should, I'm not sure Krishna could be a gentleman or a lady, so I don't know. I'm assuming it's a gentleman. And I would say that Krishna should actually focus on developing analytical skills. A big part of MBA programs is analysis. Okay, Krishna has written mail. The big part of an MBA program is to develop analytical skills. Now, how can you extend that? How can you actually make that your strength? And instead of competing with, let's say, tourism, where people are more visually, if they are physically challenged, like in a wheelchair, they can still go and become tour guides or be able to do various other types of tasks in tourism. Whereas, what about analytics of data of tourism? That could be an area that the person would look into and say, this is an area that I should be able to grow in. So for every individual, the biggest issue, I think, is finding that which is your strength. And there can be various ways in which you can do that. I can't outline all of them. I'm not a specialist, but I'm pretty sure that we can find specialists who can help you to identify your strengths. Yes, because that is one of the incoming sessions that we are trying to plan, how to market yourself. Yes, that is because critical. ये देखने को मिला है कि visually impaired, especially at the beginner level positions, Yeah. because कि पहली बार जा रहे जॉब में 2-4 बार रिजेक्ट हो चुके हैं इंटरव्यूज में, कई लोगों ने बुलाया ही नहीं बिकॉज के लिख दिया कि आई एम ब्लाइंड. तो ऐसे हालात में जब भी मौका मिले, इट इज पैरामाउंट they should be able to market their strengths rather than just sit there like a sort of sitting duck and be chopped off because they were not able to project what they can contribute to the Bring organization. to the table. Absolutely. I completely agree. Because I think go ahead. Go ahead. Good. So what I was saying is that I don't expect the interviewer to be familiar with all possible ways and means that a person with visual impairment can contribute. It is on the interviewee who brings to the table this new dimension कि मैं आपके ये organization में ये job के लिए आया हूँ, जो अगर आप मुझे चांस दे तो मैं इस तरह से करके आपको आपके organization में I can be a part of this whole organization. Yeah. It is for a person to showcase how I fit into your organization rather than Vivek thinking, अरे यार ये कोई बंदा आया है पर ये कैसे fit होगा? Yeah. No, it works both ways. The person also should be receptive to be able to accept that input. And many times they're not going to be receptive. I would go the other way.
I would say that if there is a job in the job opening, how do we help the visually impaired to be able to identify that this is a job that they can do? How do we help them? And if we are just going to go around down the roster and keep saying that here are the top 10 jobs that are available today, or this is the top 100 that have come in most recently, then we are fighting a very different kind of a battle. And I don't think you should be fighting that battle. I think there has to be a mechanism by which we identify jobs that people, entry-level people, mid-level people, and even senior people can take up. How can they contribute? And it is important that the openings are matched to their skills. True. Unfortunately, these jobs have been mapped, and there are about 183 job roles which have been mapped, and detailed job descriptions have been created, and even who should apply, what sort of basic skill sets are required, what sort of planning is required to get. All that has already been done. People need to be sort of more focused towards reading these resources. Anyway, we'll come to that. Let's move to the next question. Next कौन है सुशांत? Yeah, there is a Ravindra Yadav. Unnamed वाले काफी सारे लोग हैं, Redmi, JJ and Benedict Link वाले. नहीं, उनको तो हमने बोला ही है कि जब तक आप Redmi वगैरह रहोगे तो आप Redmi ही रहोगे, हम आपको अनम्यूट नहीं करेंगे. वो एंड में जनरल को हम खोलेंगे. अपने आप को रीनेम करना सीखो. रविंद्र, go ahead. यस सर, पहले तो बोलना चाहिए बहुत अच्छा सेशन हुआ सर, विवेक सर, क्योंकि जो क्या क्या करना वही बताया आपने और क्या नहीं करना, जैसे कि हम दुनिया बदलने चल रहे हैं, ये सब ये नहीं करना चाहिए, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू. और सर मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मैंने कई इंटरव्यूज दिए हैं और कहीं में पास हुआ हूँ, कहीं में मतलब बहुत सारे तो फेल भी हुआ हूँ, और फ्यूचर में कुछ इंटरव्यूज देने का, प्रमोशन वगैरह का. तो सर जहां तक मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हमको ओरिएंटेशन मालूम है रूम का, कि मतलब चेयर कहाँ रखी है, हमें जाकर बैठना है, तो हमको बेटर ऑप्शन है ये, ताकि और कई ऐसा हमको मतलब मैंने क्या किया है कि चपरासी को बोल के पहले रूम देखा है, ऑब्जर्व किया है, ओरिएंटेशन कैसा है, चेयर कहाँ रखी है, देन आई सिलेक्टेड. अगर मैं ये नहीं कर पाया तो कई बार मैं रिजेक्ट हुआ हूँ. ये मुझे ऐसा लगा कि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं कई बार मैं नहीं कर पाया, चपरासी ने माना ही नहीं, मुझे दिखाया नहीं रूम, तो मैं कई बार फेल हुआ हूँ. अगर मैं नहीं कर पाया तो फ्यूचर में आप, वैसे ये इसका कोई आंसर तो नहीं होना चाहिए मुझे मालूम है, बट इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहूंगा, देखो आप जो आपने बात कही है, मेनी साइटेड पीपल आल्सो डू दैट. देयर इज समथिंग नोन एज अ पावर सीट. किसी भी एक कमरे में एक पावर सीट होती है, उसकी पोजीशनिंग कुछ ऐसे होती है कि इट कंट्रोल्स द कन्वर्सेशन. बट ये सब कॉम्प्लिकेटेड एरियाज में आपको जाने की जरूरत नहीं है. मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि आपको ये जैसे चपरासी नहीं माना है और आपको नहीं पता कि कहाँ पे रूम है, रूम की ओरिएंटेशन नहीं है, तो दरवाजे पे खड़े होके सीधा सीधा कह दीजिए ये रूम की ओरिएंटेशन मेरे पास नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव वॉक्ड अप टू द चेयर. विल समबडी प्लीज हेल्प मी टू वॉक टू द चेयर आई एम सपोज्ड टू सिट इन. जो क्या होता है, बिकॉज यू आर सो attuned to competing with the sighted that you are trying to find your way to get there. और मैं आपकी जगह होता तो मैं तो खड़ा हो जाता, बोलता कि मुझे नहीं पता है मुझे कहाँ जाना, आप मुझे बैठा दीजिए, because that is not an expectation from you. The expectation is from a sighted person कि please come and take the chair. वो तो उनसे है. तो आप अपने दिमाग में वो चीज, वो पिक्चर आपके दिमाग में चल रही है, अगर वो कर सकते हैं तो मुझे करना है. और एक्चुअली नहीं, आपको नहीं करना है. जो साइटेड पर्सन कर रहा है आपको नहीं करने की जरूरत. आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे पास अगर ये डिसएडवांटेज है तो मेरे पास एडवांटेज क्या है. तो मेरा डिसएडवांटेज है, मुझे रूम की ओरिएंटेशन नहीं पता है, तो किसी को कहिए प्लीज मुझे आके कुर्सी पे ले जाइए. यू सी, इफ यू एक्सूड कॉन्फिडेंस, 50% ऑफ द बैटल इज कॉन्फिडेंस. 50%, मैं तो 51% बोलूंगा. आप खड़े हो जाइए वहां पे, बोलो मुझे नहीं पता है. आप क्यों कम्पीट कर रहे हो उनके साथ में कि मुझे कुर्सी में, आई विल ट्राई एंड फाइंड माय वे देयर. व्हाई डोंट डू इट? सर मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट जहां तक मैंने को एक्सपीरियंस आया कि जहां मैं ओरिएंटेशन में बराबर प्रॉपर चेयर पे नहीं बैठ पाया, वो वहां मैं रिजेक्ट हुआ हूँ. और जहां मैं मुझे नहीं लगता ये भैया ये आपका कंक्लूजन हो सकता है. मैं ये कहूंगा कि आई वुडंट रीड टू मच इनटू दैट.
राइट सर। मे बी दैट अगर ये भी हो सकता है कि अगर आप कुर्सी पे नहीं बैठ पाए तो वो इतना आपके दिमाग पे हावी हो गया कि आप बाकी के सवाल के जवाब नहीं सही दे पाए, ये भी हो सकता है। अगर वो हुआ होगा तो यस द कुर्सी इज बिग प्रॉब्लम, बट दैट इज अ प्रॉब्लम यू कैन कंट्रोल। राइट सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Ravindra. Next. तो There's a chat question में posted here from a chat में 1404 DC6F. Okay. No name. But I'll take the एक question. Sir, good morning. नौकरी नहीं है, क्या करूं? तो इस सवाल का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा, और मैं ये आप अकेले नहीं हो जो मुझसे ये सवाल कर रहे हो। जिनके पास साइट भी है, जो देख भी सकते हैं, वो भी मुझसे ये सवाल करते हैं। और मेरा एक ही जवाब होता है कि आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हो, और जो आपके स्किल्स हैं उसके सामने मार्केट में डिमांड कितनी है, ये आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो पहला तो होमवर्क वो करिए, और अगर आप वो होमवर्क करके आपको लगा कि जी ये इसमें मार्केट मेरे स्किल्स के लिए नहीं है, तो फिर ये अपने आप से सवाल पूछिए कि व्हाट आर द स्किल्स दैट आई कैन एक्वायर। देखिए, इसमें मैं अपने 12-13 साल की जर्नी में मैं आपको एक अनुभव मैं शेयर करूंगा कि ये 12-13 साल में ऐसा नहीं था कि मैं सारा टाइम मैं घर पे ही बैठा रहा, ये नहीं बात थी। ये इन 13 सालों में मैंने बहुत ज्यादा, मैं हर चीज पढ़ता रहा, हर चीज जो भी मुझे मिला मैं पढ़ता रहा, और मैं अपनी नॉलेज गेन करता रहा, और मैं नॉलेज अपनी बढ़ाता रहा। और एक दफा तो एक काम के पास मेरे पास एक टेम्पररी जॉब भी मिला था, लेकिन मैं एक किताब जो है माइकल क्रिक्टन द स्फीयर की, वो जो किताब है वो इतनी मुझे एंग्रॉस कर लिया उसने कि मैं काम पे नहीं गया उस दिन। मैं सारा दिन बैठ के उस किताब को मैंने कंप्लीट किया। मैंने शाम को शुरू की थी, एक शाम को, और उसके अगले दिन सारा दिन मैं पढ़ता रहा। इट्स अ वेरी थिक बुक, बट इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू मी, तो मैं लेके मैं बैठता रहा। आज की डेट में मेरे टीम मेंबर्स भी हैं जो इस चैट में, इस वेबिनार में हैं। वो मुझे कहते हैं कि आपके पास हर सवाल का जवाब कैसे होता है। तो उसका एक ही जवाब है कि जब मेरे पास समय था तो मैंने बहुत सारी नॉलेज डिवावर करता गया। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ काम पे आएगी या नहीं आएगी, जो मेरे सामने आता मैं पढ़ता गया। तो आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अगर आपको याद रखनी वो ये है कि जब आपके पास नौकरी नहीं है, आप अपने दिमाग में बहुत सारा डेटा फीड करें, बहुत सारा, जितना आप डेटा फीड कर सकते हो। और जब आपका दिमाग जो एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, आप उसको ऐसे नजरिए से देखें, जब इतना डेटा उसके अंदर जाएगा वो कहीं ना कहीं आपको दिशा भी दिखाएगा, फिर आपको वो हर दिशा के अंदर आपको वो सपोर्ट भी करेगा, और आपकी नौकरी जरूर लगेगी। मेरा ये विश्वास है। दिस इज अ टेम्पररी फेज, एंड ये सबकी लाइफ में आता है। बस ये मत समझिएगा कि सिर्फ आप ही की लाइफ में आया है। और ये फेज जो है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। अगर आप इस दौरान अगर आप अपने आप को बस सिखाते गए, कुछ भी सिखाइए, कोई भी स्टूपिड चीज आप सिखा दीजिए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं कि क्या सिखाया है, क्या सीखा है। बट अगर आप उसको सिर्फ सीख सकते हो, अपने आप को, माइंड को ट्रेन कर सकते हो सीखने के लिए, आपको जरूर वो फल देगा। और सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आप सबके पास दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का रिसोर्स है बुकशेयर जी, तो जरूर उसका फायदा ले। हाँ, somebody asked me कि आपने जो बुक रीड की है उसका नाम बताइए। बहुत सारी किताबें पढ़ी है। मेरी तो कलेक्शन किताबों की बहुत है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। थैंक यू वैभव। Let's move on to the next question. सुशांत कौन है नेक्स्ट? महेश कुमार। महेश एक बार आ गए थे, और कोई है जिनको चांस? रवि शंकर। रविशंकर is there and चिंतन वसावड़ा। चिंतन या हाँ, चिंतन कब से ट्राई कर रहे हैं, मैं उनका हैंड ऊपर नीचे होते देख रहा हूँ। चिंतन जी को अनम्यूट। यस आई आस्क फॉर अनम्यूट। चिंतन जी सवाल पूछो जी। ये हमारे अहमदाबाद से है। हाँ, सो पार्शियलिटी उनकी तरफ।
हाँ, विवेक जी, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों के थैंक यू जवाब दिए। जी जी होमियार सर, और एक मतलब 2-3 सजेशन एक है कि जैसे हर किसी का एक फाउंडेशन कोर्स होता है बेसिक लेवल का, हाँ वैसे जी यहाँ पर 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि एक तो मान लीजिए कि कल मेरा XYZ कॉर्पोरेट हाउस में इंटरव्यू है, जी जो सच है 10th और 12th में, जैसे जी बोर्ड एग्जाम के अगले दिन विद्यार्थी अपने अभिभावक के साथ वहां पर जाता है और वो देखता है कि मुझे कौन से रूम में बैठना है और कौन सी बेंच पर मेरा पेपर आंसर शीट मुझे लिखनी है। सेम वे मेरे हिसाब से मैं ये सजेशन दे सकता हूं कि जैसे आपने कहा कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी टू प्रेजेंट बिफोर एनी इंटरव्यूअर, तो एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट अगले दिन ईमेल करके या किसी भी वो कॉर्पोरेट हाउस का कांटेक्ट करे कि भाई कल मेरा इंटरव्यू है, तो मैं जी इंडिपेंडेंटली उस इंटरव्यू रूम में जाना चाहता हूं, तो मैं जी उसके लिए एक मोबिलिटी ट्रेनिंग के लिए आ सकता हूं। जी तो जी इट बिल्कुल गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन कि ये एक इंटरव्यू 10-15 मिनट 20 मिनट का जो है हाँ वो हाँ साइटेड के लिए इतना सीरियस नहीं है, लेकिन ये बंदे के लिए कितना सीरियस है कि वो सीरियस है 24 बिल्कुल घंटे बिल्कुल पहले से वो प्रिपेयर होना चाहता है। दैट गिव्स अ जी वेरी गुड इमेज ऑफ एब्सोल्युटली दैट इंटरव्यूई। इंटरव्यू वेरी वेल सेड वेरी वेल हाँ, सेड दूसरा, थैंक यू वेरी मच सर। दूसरा कि मेरे मन में कई बार ये विचार आया है, मैं ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमिटी में हूं, मैंने वहां भी 1-2 बार सजेशन दिए हैं कि जैसे मैं एक प्राइवेट स्कूल में अहमदाबाद में टीचर हूं, तो ये विचार मैं आपसे भी मैं रख रहा हूं, होमियार सर से और आपके भी, कि जो जी जो प्रोफेशंस हैं जिसमें हाँ जी विजुअली इम्पेयर्ड अपनी करियर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें एक है टीचिंग, तो कई जी स्कूल मैनेजमेंट वाले हैं जो जानते ही नहीं कि विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति ये विषय या ये तरीके से बच्चों को बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकता है। तो जी उसके नॉलेज और अवेयरनेस के लिए एक जी ऐसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना चाहिए जिसमें जो एनजीओ से वो जी इनको इनवाइट करे कि आप ये देखिए कि हमारे कैंडिडेट्स में ये स्किल है, आप उनको मौका जी दीजिए। सेम शुड बी हैपन विथ अदर पोस्ट ऑल्सो, के टेलीमार्केटिंग वाली जो एजेंसीज हैं बिल्कुल उनको बिल्कुल भी एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर बुलाना चाहिए कभी, और जी कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमारे बंदे ये कैसे टेलीमार्केटिंग करेंगे। और भले जॉब फेयर तो अपनी जगह पर है, जी लेकिन जी ये सेल्फ क्रिएटेड इन अ वे जॉब फेयर हो जाएगा जिससे कैंडिडेट्स को समझने में उनको बहुत सहूलियत मिलेगी। मतलब एक ब्लाइंड अप्लाई करता है तो उसके जी दिमाग में कि भाई एक ब्लाइंड में इतनी इतनी स्किल्स तो होगी ही, तो चलो बुला लेते हैं उनको। हम्म जी तो ये मेरा सजेशन था कि, और मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है कि जी जी बुकशेयर से ये एक्सपेक्टेशन है कि स्किल एनहांसमेंट के लिए कोई वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। मैं जी होमियार सर से भी पर्सनली बात करूंगा इस जी विषय में जी कि जी ऐसा कुछ हो तो काफी सारी सुविधा, ये तो आप होमियार सर और सैम सर से कांटेक्ट में हो इसलिए आप जी समझ चुके हो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की स्ट्रेंथ और जी वीकनेस क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हर किसी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो होमियार सर और सैम सर के कांटेक्ट में आए, तो एक जी जनरलाइज हम ये प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। जी ये मेरी गुजारिश है। थैंक यू वेरी नहीं मच बिल्कुल फॉर कर द सकते चांस। हैं नहीं नहीं बिल्कुल कर सकते हैं होमियार प्लीज टेक द लीड एंड लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प एंड कंट्रीब्यूट आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट you know that Absolutely, yeah absolutely, absolutely. Just for the information यहाँ पार्टिसिपेट होने वाले सभी को कि ये कोरोना से पहले हम ऐसे कई सारे कॉर्पोरेट सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस वर्कशॉप्स कर चुके हैं। बुकशेयर और एनेबल इंडिया जॉइंटली इसको हमेशा कंडक्ट करता है एंड दीज आर कॉल्ड डिसेबिलिटी अवेयरनेस वर्कशॉप्स, DAW। और ये DAW का पर्पस ही ये है कि हम 1-1.5 घंटे का सेशन करते हैं कॉर्पोरेट्स में जाके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज कॉर्पोरेट्स जहां एक फैसिलिटी पे 8,000 10,000 एम्प्लॉइज है। वैसे कॉर्पोरेट्स में जाके वी हैव बीन डूइंग दीज वर्कशॉप्स वेयर वी पोर्ट्रे एक्चुअल strengths and how persons with visual impairment can be a part of a corporate environment and what are the adaptations which are
sort of or accommodations which are required to make people a part of such a corporate environment. So we'll definitely be interested in doing these DAWs, but this require a little bit of physical presence. So once the corona pandemic ends, we'll definitely go back, because वहाँ demonstrations की कई सारी जरूरत पड़ती है लोगों को confidence लाने के लिए कि people with physical or visual impairment do not require support every time. It is just basically once you get an understanding, and Chintan Bhai has brought this up very well. Even I had said this last time कि अगर कोई भी interview candidate है, interviewee है, उसके पहले before the interview, if he goes and has a good understanding of the environment, जो रविंद्र ने बताया, very very important, it does make you relax. You are aware of your surroundings, you are aware of your environment, and that creates a very positive situation for your overall performance. Thank you. I'd like to add, I'd like one more thing which Chintan ji has pointed out. I think, so I have studied the national education policy, and the changes that are being brought across that the spectrum of education. I think for the visually impaired, this would be a great opportunity to become teachers, professors. IIM Ahmedabad, in fact, there is a good friend of mine who's completely blind, but he takes classes. He's a researcher there, and he's 100% blind. So ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, but if you can take this and try and get the national education policy mapped with the Skill India mission, especially for the visually impaired, I think you would have a lot of opportunities opening up, which were hitherto not available. I think is one area worth looking at. Very well said, sir. Very well said, sir. Let's move on to the next participant, Ravi Thana. Sushant? Yes, Ravi Shankar. Ravi? Shankar. Shankar. Go ahead, Ravi. Yeah, just hold on, Ravi. Just unmute yourself once again. Ravi, आप unmute कीजिए. Yes. Ravi, go ahead. He's gone on mute again. 1 minute. I just asked him for unmute. रवि, आपको अनम्यूट करके बोलना है. आपको अनम्यूट का परमिशन दे दिया गया है. जस्ट अनम्यूट करिए आप और बोलना शुरू करें. नो. अब बोलिए. थैंक यू सर. गो अहेड रवि. सर, मुझे सर से ये जानना है कि एज अ विजुअली इम्पेयर्ड इंटरव्यूअर के सामने अपने क्वेश्चंस को कब रखना चाहिए जिससे ज्यादा उनको कंफर्टेबल हो. वो तो जब भी आपको लगे कि कोई मौका ऐसा है, मैं तो शुरुआत में ही आपको कह दूंगा कि उनको एक एट ईज डालने के लिए आप ही सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि वो तो अपने रूटीन में चलेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा. ही इज नेवर गोइंग टू गिव यू एन ओपनिंग. तो मे बी यू शुड बिगिन बाय सेइंग, सर कैन आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन. तो उनसे पहले, या मैम जो भी हो, कि उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहिए कि am I the first visually impaired candidate in front of you or have you met before. तो वहीं से एक कंफर्ट लेवल शुरू हो जाता है. आप ऐसे मत रहिए कि वो इंटरव्यू लेने हैं और उन्होंने बस that person is going to lead the conversation. ये अगर आप सोचते रहोगे तो आपको मौका कभी अपनी बात रखने का मिलने ही नहीं वाला, चाहे एंट्री लेवल के लिए भी हो. आपको ये इंटिमिडेशन नहीं होनी चाहिए कि बस सवालों के जवाब देने हैं. और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसे लगेगी जिसमें सिर्फ सवाल जवाब, उन्होंने सवाल करने आपके जवाब देने, तो प्लीज उनको ज्वाइन मत करिए. आप वहाँ पे बहुत अनहैप्पी रहते हैं लोग. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. यू वेलकम. Okay, who's next? Vishal is there. Somebody has posted a question. Yes. JJ has posted a JJ question. Will mentioning details of visual impairment in CV increase the risk of not getting shortlisted? Possibly, yes. It increases the risk of not being shortlisted, but then you don't want to join a company where they are not going to be able to look at you,
as an equal and being able to deliver the objectives of the job, अगर वो कंपनी आपको उस नजरिए से नहीं देख सकती तो बेहतर है कि आप उनको ज्वाइन ही ना करें। नेक्स्ट इज कुशल। कौन है? कुशल चौकसी। कुशल तारे कहीं पूछो भाई। हेलो। हाँ बोल बच्चा। आवाज आ रही है अभी सर? हाँ आ रही है। सर मुझे ऐसा पूछना है कि जो टेक्नोलॉजी हमारी जॉब्स में कितनी भूमिका निभाती है? ओके, जॉब्स के लिए टेक्नोलॉजी कितनी भूमिका निभाती है तो ये तो जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई जॉब्स है जिनमें टेक्नोलॉजी इतनी जरूरत नहीं है। तो आई हैव सीन मेनी पीपल विजुअली इम्पेयर्ड जो रिसेप्शनिस्ट है, फोन आंसर करते हैं या कोई एडमिन जॉब्स करते हैं, उसमें तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल की नहीं है। लेकिन अगर आपको जैसे अगर एडिटिंग करनी हो तो उसमें टेक्नोलॉजी का एक महत्व ज्यादा है। तो कोई सीधा तो जवाब है नहीं कि बहुत ज्यादा है या कम है। आई थिंक होमियर इज मोर इक्विप्ड, वो जवाब होमियर आपको दे सकते हैं मुझसे ज्यादा। हमारा तो ये मानना है कि फॉर एनी डेस्क जॉब, यहाँ कोई कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वहां नहीं, पर जहाँ कहीं डेस्क जॉब है, बैठ के आपको काम करना है, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट भी होगा तो आपको कॉल्स वगैरह उसकी डिटेल्स लिखनी होगी, नोट करनी होगी, लोगों को मैसेजेस पास करने होंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नोट टेकिंग डिवाइस वगैरह टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। सो टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ ऑल व्हाइट कॉलर जॉब्स। अगर उसके बिना आज के कंपटीशन में आप जाओगे तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो टेक्नोलॉजी तो इज अ मस्ट, और जितना आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, प्रमोशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इन स्पाइट ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट आप एक साइटेड की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो टेक्नोलॉजी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन। और 5 लोग हैं जिसके हाथ ऊपर है। सुशांत या दिवाकर त्रिपाठी है, काफी देर से है वो। दिवाकर, गो अहेड दिवाकर। हेलो सर। गो अहेड दिवाकर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए दिवाकर। उन्होंने अनम्यूट कर दिया खुद को। एक मिनट, दिवाकर अनम्यूट कीजिए। हाँ अब बोलिए। सर आपको धन्यवाद। फिर म्यूट हो गए। नहीं, आवाज नहीं आ रही दिवाकर। हेलो। हाँ जी अभी आ रही है। सर मैं एक इंफॉर्मेशन चाह रहा था जी कि आप एग्जामिनर की हैसियत से जब किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं जी, तो वहाँ 10 लोग हैं, 10 लोगों में 1-2 ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं जी। तो आप उन्हें सेलेक्ट करते समय क्या माइंड करते हैं? क्या आप वास्तव में ये समझते हैं कि वो इस जॉब के काबिल है, या फिर रिजर्वेशन के तौर पर आप ये समझते हैं कि विवश है कि रिजर्वेशन है इनका तो इनको करना ही पड़ेगा 1-2 लोगों? नहीं जी, व्यवस्था तो किसी भी बात से नहीं है, और जहाँ पे व्यवस्था विवश होगा कोई तो मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी एक मनुष्य का आदर भी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो किसी मनुष्य का निरादर कर रहे हैं अगर विवशता प्रकट करते हैं तो क्योंकि कई बार आम फील्ड में ऐसा समझ में आता है पब्लिक सेक्टर में कि लोग ये समझते हैं कि इनका रिजर्वेशन है इसलिए इनको जॉब मिल गई, नहीं तो बहुत अच्छे लोग हैं उनको नहीं मिलती। जी देखिए, इसके लिए मैं क्या बताऊं, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं, मैं पब्लिक सेक्टर में नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा जरूर हो सकता है। ऐसे भी नजरिया लेके लोग चलते हैं दुनिया में, हर तरह के लोग हैं, तो मैं क्या बताऊं कि किस तरह के कहाँ पे हैं। नहीं, पर आप एग्जामिनर के हैसियत से क्या सोचते हैं?
मैंने तो नहीं सोचा ऐसे। हमारे यहाँ पे तो 2 या 3, अभी शायद 2 हैं, पहले 3 या 4 थे जो बिल्कुल सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। वो हमारे साथ आज मेरे ख्याल में जो 2 अभी हैं वो तो मेरे ख्याल में 7 या 8 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो हमने तो उनको कभी ऐसे नहीं देखा कि वो हम विवश हो गए इनको करने के लिए। वो बहुत अच्छा काम करते हैं। जब 4 थे तो मुझे लगता है कि एक शहर छोड़ के चले गए हैं और एक की शादी हो गई। तो हमें तो व्यवस्था नहीं लगती कि हम विवश हैं किसी तरह से किसी भी बात को लेके। बट अब दूसरा किसी का नजरिया ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ऐसे लोगों के संबंध में सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं? देखिए, नेगेटिव थॉट्स की मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक सीक्रेट बताता हूँ। जो लोग नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि वो अंदर से ही खुद बहुत इनसिक्योर हैं। किसी भी बात को लेके वो इनसिक्योर हैं, जिसके लिए वो नेगेटिव बन जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी बात पे इनसिक्योर रहते हैं, आपके अंदर किसी बात का डर होता है, तो आप डर को छिपाने के लिए दूसरे बंदे को दोष देते हैं। तो जो बंदा अंदर से कॉन्फिडेंट होता है, उसको किसी भी बात का डर नहीं लगता। वो तो पॉजिटिव ही रहता है कि जो समस्या आएगी, जो सामने से कोई परेशानी आएगी, उससे हम निपट लेंगे। नेगेटिव कौन होता है? नेगेटिव वो होता है जो अंदर से डरा हुआ है। तो आपको तो ये समझना चाहिए, अगर कोई बंदा नेगेटिव है तो वो अंदर से कितना डरा हुआ है। तो उसके ऊपर उससे नफरत करने के बजाय, उसके या घृणा लाने की बजाय, तो उसके ऊपर तो थोड़ी सी एम्पैथी की तरह, सिंपैथी की तरह देखना चाहिए कि भैया तुम कितने डरे हुए हो जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। यस सर। तो नजरिया आपका जो देखने का ही बदल जाएगा। जी। इसमें दिवाकर एक चीज हम ऐड करेंगे कि जो विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं, तो हमें अपने आप के अंदर भी थोड़ा झांकने की जरूरत है। जब लोग ये रिजर्वेशन की बात करते हैं, जब ये कहते हैं कि चलो हम विवश हो गए इनको लेने के लिए, तो हकीकत ये भी है कि हमारे आसपास चारों ओर ऐसे कई सारे हमारे ही बंदे हैं जो सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पे उनको नौकरी मिली है और स्किल्स के नाम पे नहीं है। तो ये भी एक हकीकत है। दुनिया जो कह रही है वो झूठ नहीं कह रही है। हमें भी अपने आप में झांक के देखना पड़ेगा कि भैया हम स्किल्स कैसे इंप्रूव करें। नौकरी मिल गई, चलो अच्छी बात है, मिल गई, किसी भी हालात में मिल गई, पर कम से कम अब तो अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, सुधारिए, ग्रो कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हो सकता है आगे चल के आपके एग्जाम्पल को देख के और लोगों को नौकरी मिल जाए। यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिनको नौकरी मिल गई है उनको अपने के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या मैं ये मेरे रोल को कंप्लीटली कंट्रीब्यूट कर रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन को, क्या मैं फुलफिल कर रहा हूं। हाँ, होता है कई बार आपको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, वैसा भी सुना है, राइट। तो बहुत सारी चीज है जहां आदान प्रदान होता है, पर शुरुआत हमसे होनी चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना है कि सामने वाला आके हमें बोले, हमें जाके उनको बताना चाहिए कि हम ये काम ऐसे करेंगे। लेट्स मूव। थैंक यू दिवाकर। नेक्स्ट कौन है? लक्ष्मण प्रसाद। ठीक है, लक्ष्मण। Go ahead, Lakshman. Yes, I have a question. Yes, please go ahead. मुझे ये पूछना था कि हम लोग जैसे ब्लाइंड पर्सन के लिए जो कंप्यूटर होता है वो बहुत मतलब जरूरी है। तो उसके लिए कंप्यूटर मतलब कोई भी जॉब के लिए कंप्यूटर जो होता है वो बहुत मतलब आजकल के ज़माने में मतलब बहुत पसंद किया जाता है। तो उसके लिए कंप्यूटर सीखने के लिए कहाँ मतलब हमें ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल है? कोई ऐसा यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ है? Let me take this question. Yes, लक्ष्मण कहाँ से बोल रहे हैं? मैं असम से बोल रहा हूँ। आप आसाम में अगर है तो गुवाहाटी में
एक थोड़ा बहुत अगर कोई सिखा रहा है तो वो गुवाहाटी ब्लाइंड स्कूल में एक कोर्स हमने देखा था, बॉन्फोर्ड स्कूल में भी हमने देखा था। पर अगर आपको और एडवांस लेवल पर सीखना है, सॉरी, मुझे एडवांस लेवल पर सीखना था। एडवांस में आपका करंट पोजीशन क्या है? आप कितना क्वालिफिकेशन आपका क्या है? मतलब अभी तक मैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीख चुका हूँ। जी, तो अगर आपको एडवांस सीखना है, जॉब रिलेटेड आपको कंप्यूटर स्किल्स सीखनी है, तो आप जरूर एनेबल इंडिया बैंगलोर में अप्लाई कीजिए। उनके 9 मंथ्स का स्किलिंग प्रोग्राम है पूरा, जहां वो बेसिक से लेके आपको एम्प्लॉयबिलिटी तक लेके जाते हैं। और ये 9 महीने के कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स आपके बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोडिंग वगैरह सीखना है तो मित्र ज्योति और टाटा कंसल्टेंसी के पार्टनरशिप में एक मैत्री करके कोर्स चल रहा है उनका, उसमें कोडिंग वगैरह भी सिखाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। और वन मोर क्वेश्चन है मेरा एक, कि जब हम लोग कोई भी ऑफिस में काम करते हैं तो उस टाइम पे मतलब हमको कुछ भी देते हैं कि लो ये इस डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो, कुछ काम है ऐसा बोल देते हैं, तो उस टाइम पे हम तो देख नहीं सकते कि उसमें क्या लिखा है, वो किस चीज के लिए वो पेपर साइन करा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में मोबाइल फोन तो है लक्ष्मण? यस। आपके मोबाइल फोन के ऊपर एनविजन AI है, सुपर सेंस है, कीबो है, ये सारे एप्लीकेशंस क्यों है? क्योंकि आप उससे इमीडिएटली उस पेपर को स्कैन करके, किसी भी भाषा में होगा तो वो आपको OCR करके उसको पढ़ के बता देगा। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए लक्ष्मण। ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, बाय। नेक्स्ट कौन है? बाय बाय। कौन है? शिवेक। शिवेक त्रिपाठी। यस सर। हाँ जी, गुड शिवेक। हाँ जी, बताइए। कई दिन से टेंशन में था कि नाम आज भी आएगा कि नहीं। आज क्यों नहीं आएगा, बताइए। हाँ, नहीं सर, सर से पूछा ना कि उसको बार बार हैंड पे करना पड़ता है इस पे मोर पे। सर सबसे पहले तो इनको, हमारे आदरणीय सर को, विवेक सर को मैं सादर प्रणाम बोलना चाहूंगा, और आज का सिलेक्शन काफी अच्छा लगा। मैं ऐसे ही हमारे बीच में आते रहे ये बोलना चाहूंगा जी, सर को। जब होमियार बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, होमियार को ये पता है। और सर ये पूछना चाहूंगा मैं कि ये वैसे इंटरव्यू से जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन में ये जानना चाहूंगा एक बात, कि ऐसा सुना है कि अपना एक कॉर्पोरेट बैंक होता है, ये काफी बिजनेसमैन वालों का बैंक होता है, ऐसा नाम से लगता है, इसमें छोटे लोग जॉब क्यों नहीं कर सकते? ऐसे जॉब वाले ऐसे लोग काम क्यों नहीं कर सकते? मैं समझा नहीं, कॉर्पोरेट बैंक होता है मतलब? हाँ हाँ हाँ, ऐसा सुना है ना सर, कॉर्पोरेट बैंक भी एक बैंक होता है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में। Cooperative bank. I think he is talking about Cooperative bank who's headquartered in Bangalore. I'm not sure I know any. कॉर्पोरेट नहीं भैया, मैं नहीं समझ पाया। कॉर्पोरेट बैंक, बैंक यानी जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है वो वाला बैंक? वो वही। हाँ, तो उस बैंक में सवाल क्या अभी पूछिए? कि ये बिजनेसमैनों के लिए होता है, ऐसे हर कोई नहीं कर सकता उसमें काम, स्पेशल नाम से भी देते हो बिजनेसमैन का है। नहीं, ऐसा तो कुछ बैंक मैंने तो नहीं सुना कोई बिजनेसमैन ही काम कर सकते। बैंक का तो काम है कि वो पैसे लेते हैं, आपका डिपॉजिट लेते हैं, और वो आपको ब्याज देते हैं, और फिर जो जिनको पैसे का ऋण चाहिए होता है वो ऋण के हिसाब से ऋण देते हैं, फिर उसके ऊपर ब्याज कमाते हैं। वो तो बैंक का काम है। अगर शिवे का सवाल ये है कि प्राइवेट बैंक्स ब्लाइंड को जॉब नहीं दे रही है, तो ये हो सकता है क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में बहुत कम ब्लाइंड अभी एम्प्लॉय हुए हैं। प्राइवेट बैंक्स में यही होता है कि किसी एक बंदे को 4-5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, मल्टीपल रोल्स वो परफॉर्म करते हैं। तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ्स, स्किल सेट्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके आप वो परफॉर्म करोगे। और प्राइवेट बैंक आपको जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी तुलना जैसे हमने आरआरबी का जैसे भरा है फॉर्म, बैंक आरआरबी का जैसे फॉर्म भरा है बैंक का, जिसके ऊपर से अपनी बुक शेयर पे कुछ जी, आप बुक शेयर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको कई सारी बुक्स मिलेगी। जी अभी के रेलवे के लिए भी काफी मटेरियल है, राइट? थैंक यू। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट संडे को मिलते हैं।
जी जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं मेरे को से कर दीजिए डिस्कनेक्ट सुशांत सर। सुदीप त्रिपाठी। यस, सुदीप से ओके, आई जस्ट टेक सुदीप को ले लेते पहले, नो प्रॉब्लम। सुदीप, यस। सुदीप जी भी हमारे अहमदाबाद से हैं, बताइए सुदीप जी। हाँ नमस्कार सर, सुदीप त्रिपाठी अहमदाबाद से जी। सर मैं एक छोटा सा इंसिडेंस शेयर करना चाह रहा था जी। कि मेरे एक स्टूडेंट थे और वो बार बार इंटरव्यू दे रहे थे और ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। तो मैंने एक बार उनसे ये कहा कि आप एक बार ऐसा ट्राई कीजिए कि वहां जाते ही आप नमस्कार वगैरह उनका आपका वेलकम हो जाए, उसके बाद तुरंत ही टेबल पर आपका लैपटॉप रख के और लैपटॉप स्टार्ट कर दीजिए। तो उन्होंने वैसा ही किया और नेक्स्ट उनका इंटरव्यू था सेबी में और आज वो सेबी के मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो कई बार हमें भी ऐसे कुछ चीज ढूंढ लेनी होती है कि सामने वाले बंदे को पता चल जाए कि नहीं ये जो आदमी है वो इतना कॉम्पिटेंट है। यही मैं शेयर करना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस दोनों जो है आपको डिस्प्ले करनी ही पड़ती है। थैंक यू सुदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेश। Am I audible, sir? Yes, Jitesh. Sir, I have asked you a question in chat about mentioning our visual impairment in my CV. So, sir, with respect to that, the concern I had is that like people sometimes, the same people who interview do not shortlist the CV. So, will it increase the risk of not getting it shortlisted? And if it is that, then how should we handle it? And how should, on the other hand, if we don't mention it, and if we mention the same while entering the interview room, will it not shock the interviewer that he has not mentioned it? Yeah, precisely. So why do you want to come across as it is something you want to hide? You be upfront about it. And if you're not shortlisted, then just say to yourself that that's not the company I should be joining anyway. So it is a kind of a general perception that people might, in case of a high competition, people might not consider him willing or that could happen at any point in time. Listen, competition is there in everything. Exactly. Yeah. So the only true thing that will get you through is being real, being honest. That will always get you through. Yeah. So just be that. And if it doesn't happen, shrug your shoulders and say, koi baat nahi hai. That job was not meant for me. Yes, sir. But sometimes people need explaining that that I can explain him that I can do the work in as much as in the same way as normal person can do. So people might not know this in the first place when we see that in that may be so, but the thing is that the moment you have withheld the fact that you are visually impaired is going to work against you, because the moment you come in there, they're already made a negative impression about yourself, about you. They've got a negative thought about you, that why didn't he tell us this? Whether they would have at that moment, they're not going to say that he has done the right thing, because now we can be able to at least judge. They'll only think that he's done the wrong thing. He's lied to get in here. Acha. And you don't want that. You don't want anybody thinking that. Not in the beginning itself. Right. Exactly. So, sir, if we mention this, then how should we mention in a positive way so that you say that while I'm in that introductory letter, you say while I am visually impaired and I am visually challenged, here are the reasons why you should consider me, and here are the reasons why I can deliver on the expectations of the job. Be upfront about it. Yeah. Okay. Mentioning the reasons that how I am capable and how I am capable of doing that. Exactly. Yeah. Just don't leave it as a footnote saying I'm also visually impaired. No. Achha. Say I know I'm visually impaired. I'm letting you know. And at the same time, I'm confident that I can deliver on the objective. Okay, sir. Yeah, thank you, sir.
Homer sir, Mahesh, now we can take Mahesh's second question. Yes, Mahesh. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. हाँ सर। Yes, Mahesh. बोलिए। सर मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैं जो प्रश्न पूछने वाला था वो रविंद्र ने पूछ लिया है, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा। सर ठीक है। जी सर। सर मैं एक बुक शेयर का इसमें सदस्य कैसे किया जाता है सर, इसके बारे में जानकारी चाहिए था थोड़ा। मैं अभी तक होमियार बताएंगे। हाँ होमियार आपको बताएंगे। होमियार बताएंगे आपको। महेश, आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। जी जी ठीक है, आपके पास नंबर होगा तो आप प्लीज कॉल कर लीजिए। थैंक यू सर। या यहाँ पे मिस्टर कृष्ण मजुमदार है। कृष्ण मजुमदार, या Good afternoon, sir. हाँ जी, good afternoon. The session was good, sir. Thank you. Sir, what to say when they tell in the interview about weakness? Sir, can I tell that I'm visually impaired is my weakness? No, that is your strength. Why should you say it is my weakness? Why do you think that it is a weakness? You just say it is a different skill, na? No, sir, what to say when they ask about what is your weakness? So you say weakness is that I am not able to do exactly everything that a person with sight can do. I may not be able to cross the road. I may not be able to climb a bridge. I don't know if I can walk without assistance, from point A to point B. All of those are limitations. They're not a weakness. They're limitations. Limitation और weakness का अंतर आपको जरा है जो समझना पड़ेगा। आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ में आपकी लिमिटेशन है, आपकी वीकनेस नहीं। थैंक यू सर। और उसको वीकनेस मत बनाइए। होमेर सर, चैट में कुछ क्वेश्चन है तो विवेक सर भी देख सकते हैं, तो क्या चांस देना चाहिए बात करने के लिए? वो होमियर का कॉल है कि somebody's got a number there 1404 DC67, not a name, and you said if you don't have a name I'm not unmuting you, so that's your call. What is the chat? What is the chat? He's saying somebody with a number wants to ask a question, but he's not being अपना नाम unmuted. बताइए चैट में। या सो अपना नाम बताइए चैट में, we'll unmute you. Till then, तो उनको बोल दो। या भैया जो भी 14095 जो भी है नंबर, प्लीज अपना नाम लिखिए चैट में एंड रीनेम योरसेल्फ विथ योर नेम। हम अननोन किसी व्यक्ति से कैसे पूछे? उसने लिखा है ये ना, तो नहीं कहेंगे प्रॉब्लम है गैलेक्सी पर्सनल। राइट, तो आप चैट पे ही सवाल पूछ लीजिए प्लीज। Yes, Weber, once you told me you can use a page just by hearing, that should be a superpower. It is a superpower. You definitely have skills that the sight people don't have. Probably a lot of more insight than we don't have. Any other raised hands? No. No, sir. No. No raised hands? Okay. So, can we bring it to an end? We can start. We can wind up if there are no questions. It's about 1 o'clock, so for the first time, we are going to end on time. Excellent. Thank you so much, Vivek. Thank you for my pleasure, Homiar. Any time that I can help, you know where to find me. Okay, सागर. Okay, नाम पूछ रहे सागर है, ठीक है? तो सागर भैया आपको क्वेश्चन करते हैं अनम्यूट करने की। भाई सागर भैया अनम्यूट करें। Okay, I just let me. सागर भैया आप नाम जब चैट में बता रहे हो तो रीनेम करके भी आप बता सकते हो। So I asked him for unmute. Unmute करिए सागर। सागर पूछिए। हाँ जी सागर पूछिए। हाँ सर जरा बताइए, वो सागर बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ सर, ये थोड़ा एजुकेशन मुझे छोड़ना पड़ा था उधर 12वीं के बाद कुछ कारण से, और अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने को देख रहा हूँ। मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी में IT रिक्रूटर के तौर पे।
बट अभी फिर मैं जॉब के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ और एजुकेशन भी कंप्लीट करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है वो। कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है और डिस्टेंस एजुकेशन का। हाँ, डिस्टेंस एजुकेशन में क्या दिक्कत है? नहीं मिल नहीं पा रहा है कुछ। क्यों? कहीं पर इग्नू में तो आपको मिल जाना चाहिए बिल्कुल आराम से। उधर पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। Homier, if you can help. Otherwise, ask the person to contact me. I can get in touch with universities. और इग्नू के लिए आप सक्षम में भी दिल्ली में कांटेक्ट करोगे तो उनका डायरेक्टली उनके साथ टाई अप है, स्टडी सेंटर भी है। तो सागर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं वैसे बेसिकली नागपुर का हूँ, लेकिन अभी इस समय मैं चंद्रपुर में हूँ। ठीक है, आप सक्षम दिल्ली का कांटेक्ट करिए। और मेरा एक फ्रेंड भी है नागपुर से, कपिल है, जो कपिल नहीं सॉरी कमल, जो कि आपके इधर हर हफ्ता आपके सेशन में रहता है। आज कुछ काम से जी, गया हुआ कमल है शर्मा। हाँ जी, कमल कुमार करके मेरा एक फ्रेंड है। कमल कुमार, हाँ जी, हाँ जी। तो आप सक्षम दिल्ली का कांटेक्ट कीजिए। सक्षम दिल्ली का नंबर चैट में हम डाल रहे हैं, उनका इग्नू से नंबर प्रोवाइड किया था। जी 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 जी। सिया, आप कुछ बोल रहे हैं? यस, सागर, आप नागपूर से राईट? हाँ जी बिल्कुल। तर तुम्हाला माहित असेल झांसी राणी चौक नागपूरमध्ये आहे ना? तर ते चौकापासून जेव्हा आपण धरमपेठ साठी जातो, ठीक आहे, तिथे इग्नूचा एक फ्रँचायझी आहे, तुम्ही तिथे डायरेक्ट जाऊ शकता। असं आहे का? आणि हा तिथे आहे। पत्ता मला शेअर कराल का व्हॉट्सअप मध्ये? मी नंबर देतो तुम्हाला। तुम्ही कॉल करा हेल्पलाईनला, मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही तिथे जा, तिथे डायरेक्ट ऍडमिशन करून घ्या, ठीक आहे? असं आहे का? एक काम करा ना, तुम्ही मला व्हॉट्सअप मध्ये नंबर पाठवून द्याल ना प्लीज, कारण याच्यामध्ये मला थोडासा अवघड जातंय। चॅट मध्ये मी नंबर टाकलेला आहे बुकशेअरचा हेल्पलाईनचा, तुम्ही तिथे कॉल करा। सागर, अपना नंबर बता दो। हम अपना नंबर बता दो, या नोट कर लेते, शायद उनको चैट से लेने में दिक्कत आती होगी। अपना नंबर बोलिए। 8975 284 772। ठीक है, मी तुम्हाला कॉल करते, ठीक है? ये मीटिंग के बाद आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है सागर? ऑलराइट, चलेगा। थैंक यू सागर, थैंक यू। और सागर, आप रीनेम कर दीजिए, हम आपको आसानी से आपके नाम से आपको अनम्यूट कर पाएंगे। तो जूम मीटिंग में आपको जूम के अंदर रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहां से आप वो कर दीजिए, रीनेम कर दीजिए, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सागर। थैंक यू। Okay, so let's end of this on this great. very note. Thanks everyone. Thank you very much for making me a part of this, Homier. You're most welcome. Welcome to the family. Yeah. I'm always been part of your family, but thank you for bringing me to this platform. Sure. And we bring you again with strengths and weaknesses, Vivek. Be prepared for that. Done. Anytime. Thank you, Vivek. Thank you, everybody, for joining. Let's end. Bye-bye. Thank you so much, sir. Bye-bye.